Okay, so let's start. आज हम इमेज को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। इमेज का कोई एक रीजन लेंगे और उसको डिस्क्राइब करना सीखेंगे। विल सी वट एवर दैट मीन्स कि डिस्क्राइब करना किसे कहते हैं। पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने चीज़ों को डिटेक्ट करना सीखा था, एजेस को डिटेक्ट, कॉर्नर्स को डिटेक्ट। अब हम डिटेक्शन से एक स्टेप आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर मिल गया मुझे, क्या सारे कॉर्नर्स एक ही तरह के होते हैं? कॉर्नर्स में फ़र्क होता है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे ताकि एक किस्म के कॉर्नर की डिस्क्रिप्शन फ़र्क हो, दूसरे किस्म की फ़र्क हो एंड सो ऑन। सो मकसद ये हमने इमेज का कोई रीजन है उसको डिस्क्राइब करना। कंप्यूटर विजन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसे कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कहते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम जो होती है कि आपके पास दो इमेजेस हैं एक ही सीन की, या दो इमेजेस हैं जिनके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, या दो इमेजेस हैं जिनके अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन पार्ट्स हैं। और आप अक्सर फाइंड करना चाहते हैं कि एक इमेज में कौन सा हिस्सा दूसरी इमेज के कौन से हिस्से से कॉरस्पॉन्ड करता है। सही। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक किताब की तस्वीर है और किताब का नाम है ड्रैगन लव्स पेंगुइन। अब दोनों तस्वीरों में ड्रैगन लव्स पेंगुइन लिखा है। Wait, what have I done? Oh, मैंने गलत तस्वीर पेस्ट कर दी। एक्चुअली इनमें से जो एक तस्वीर है, wait, have I? नहीं, ठीक है, it's fine. Are these the same images or different images? But are they the same image? क्यों कह रहे हैं कि फर्क है? हाँ, एक पहली तस्वीर में बुक का बॉर्डर थोड़ा सा कटा हुआ है, दूसरी तस्वीर में पूरी बुक विजिबल है। सो दीज आर डिफरेंट इमेजेस। और हम अगर ये जानना चाहें ऑटोमेटिकली कि क्या ये सेम तस्वीरें, तो एक तरीका ये है कि हम इसमें कॉमन जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको मैच करें। ठीक है। सो दैट्स द कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। अब मैचिंग कैसे कर सकते हैं? मैचिंग हम करते हैं रीजन्स को डिस्क्राइब करके। एक डिस्क्रिप्शन हमने शायद पहले भी देखी थी। हम कहते थे कि हम एक रीजन को या एक पॉइंट को उसके इर्द गिर्द के रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट्स इट, दैट्स द डिस्क्रिप्शन। कि आपने एक पिक्सल उठाया, पिक्सल के इर्द गिर्द पैच उठाया, पैच में लेट्स से 9 वैल्यूज थी, दोज 9 नंबर्स आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेंट्रल पिक्सल। ठीक है, दैट्स अ डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा था हमने रीजन्स को डिस्क्राइब करना है, आज कर दिया डिस्क्राइब। That central pixel is described by all 9 numbers in its patch. That's it. That's the description. तो फिर हम ये कर सकते हैं कि मेरे पास अगर दो पैचेस आते हैं, यानी दो डिस्क्रिप्शंस आती हैं, तो आई कैन कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन देम, हाउ सिमिलर और डिससिमिलर दे आर। सही। सो मेरे पास पैच 1 एक इमेज से आया है P1, पैच 2 दूसरी इमेज से आया है P2, दोनों का साइज बराबर है और मैं उनके जो पैच के जो पिक्सल्स हैं, लेट्स से 9 पिक्सल्स हैं, उन 9 पिक्सल्स पे सम करता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, इसको सम स्क्वायर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। पर इस सम स्क्वायर डिस्टेंस में जो डिस्क्रिप्टर था द पैच। ठीक। नाउ व्हाट कुड गो रॉन्ग अगर मैं रॉ पैचेस से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ? एक फर्क ये पड़ सकता है कि अगर मेरे पास पहले एक इमेज थी, उसका एक सर्टन पिक्सल था, उसके इर्द गिर्द मैंने पैच उठा लिया, मैंने कहा ये इस पैच का डिस्क्रिप्टर है। अगर वही इमेज ओके, तो मेरे पास दो एक इमेज का पैच था और दूसरी इमेज का पैच, और इस तरह मैं सम स्क्वायर डिस्टेंस निकाल लूंगा दो पैचेस। अगर वो बहुत थोड़ा डिस्टेंस है मैं कहूँगा ये पैचेस एक जैसे हैं, अगर वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है मैं कहूँगा ये बहुत सिमिलर, बहुत फर्क पैचेस थे, ये पिक्सल्स कॉरस्पॉन्ड नहीं करते हैं एक दूसरे। लेकिन इसमें जी अगर नहीं मैच किया तो नहीं मैच किया। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा मैच करेंगे। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दे विल मैच। आई एम नॉट क्लेमिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस दे विल प्रोबब्ली नॉट मैच।
जी बिल्कुल. सो यूजिंग पैचेस टू फाइंड कॉरेस्पॉन्डेंसेज माइट नॉट बी अ गुड आइडिया. ठीक है. तो उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं. जो थर्ड बुलेट है वो कह रहे हैं कि जब आप पैचेस रॉ पैचेस को उठाते हैं और सम स्क्वायर डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं, दिस इज वेरी सेंसिटिव टू ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक पहली इमेज जो है वो मतलब जो दूसरी इमेज है वो पहली इमेज का स्केल्ड वर्जन है. नाउ इफ द इमेजेस आर सेम, सिर्फ स्केलिंग हुई है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट तो सेम था, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आने चाहिए, क्योंकि वी एज ह्यूमन बीइंग्स स्केल इनवेरिएंट प्रोसेसिंग करते हैं. आप हमें बड़ी इमेज दिखा दें, छोटी इमेज दिखा दें, हमारी प्रोसेसिंग इज स्केल इनवेरिएंट. सही. बट दिस सम स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ रॉ पैचेस विल नॉट बी स्केल इनवेरिएंट. आप स्केल चेंज करेंगे, एसएसडी का रिजल्ट फर्क आ जाएगा. आप अगर एक इमेज को रोटेट कर देंगे फिर से रिजल्ट फर्क आ जाएगा. तो ये ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से भी इफेक्ट होता है ज़्यादा. एंड इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू फोटोमेट्रिक चेंजेस. फोटोमेट्रिक चेंज ये है कि एक पिक्सल पे जो वैल्यू पड़ती है, आपने रोटेशन नहीं की, आपने ट्रांसलेशन नहीं की, आपने स्केल नहीं किया, आपने पिक्सल के ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी वो वैल्यू चेंज की. जो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें तो आपने पिक्सल मूव कर दिया, राइट. पिक्सल्स को या स्केल कर दिया, पिक्सल्स को रोटेट कर दिया, पिक्सल को दैट्स ज्योमेट्रिक. इफ यू हैव फोटोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मींस कि पिक्सल पे जो वैल्यू पड़ी थी वो वैल्यू आपने स्केल कर दी है, वैल्यू आपने प्लस कर दी है, वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी है, माइनस कर दिया. ठीक है. फिल्टर लगा दिया. यस. सो फोटोमेट्रिक चेंजेस अगर हो जाते हैं तो तब भी एसएसडी अफेक्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप इल्यूमिनेशन चेंज कर देते हैं, आपने एक पहली तस्वीर खींची थी, तो लेट्स से मैं आज की क्लास की ना ऐसे एक तस्वीर खींचता हूँ अभी, और फिर मैं दूसरी तस्वीर खींचता हूँ, सेम जगह पे खड़े होकर सेम आप लोग उसी तरह बैठे थे, तो ये तो बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए तस्वीर. लेकिन जब मैंने दूसरी तस्वीर खींची थी, किसी ने लाइट ऑन कर दी, सो द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, द एंगल वाज सेम, एवरीथिंग वाज सेम. इट्स जस्ट कि जो पिक्सल्स की वैल्यूज थी वो दे वर इवन ब्राइटर. ठीक है. इस फॉर्मूले में अगर आप थोड़ा सा सोचें तो पहला पैच जो था वो लाइट ऑफ के साथ खींचा गया था, दूसरा पैच लाइट ऑन के साथ खींचा गया था, और लेट्स से लाइट ऑन करने से जो फ़र्क पड़ा है वो पड़ा है कि हर पिक्सल में वैल्यू +10 आ गई. इट्स 10 वैल्यूज ब्राइटर. एसएसडी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, राइट. वो +10 जो है वो कहीं +100 बन के सबको इफेक्ट कर रहा होगा. वैसे तो क्वाड्रेटिक टर्म है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो इफेक्ट करेगा, पर कम से कम एक +100 वाली टर्म जरूर आ रही होगी. तो एसएसडी का आंसर फर्क आएगा. आइडियली वी वुड हैव वांटेड कि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक ब्राइट है और एक डार्क है, या आपने कैमरे की जब तस्वीर खींची तो कैमरे का एक्सपोजर यानी कैमरे का जो अपर्चर होता है, जब वो खुलता है कैमरा तो फिर बंद हो जाता है एकदम. तो ये तो बहुत क्विक प्रोसेस होता है, एकदम कैमरा खुलता है, उसमें लाइट जाती है, वो लाइट कैप्चर करता है, बंद हो जाता है, और वो लाइट फिल्म पे चली जाती है या सेंसर पे चली जाती है. लेकिन अक्सर आप डिलेड एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी देखते हैं कभी कभी, उसमें आप कैमरे का अपर्चर खुला रहने देते हैं काफ़ी देर. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखी होंगी कभी कभी लोगों ने ना सड़कों की या ट्रैफिक की तस्वीरें खींची हैं, तो उसमें वो कैमरा खोलते हैं, खुला रहने देते हैं, तो उसमें यू सी स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, वो गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं, या वाटरफॉल की खींचते हैं, वो खुला रहने देते हैं, तो यू सी द वाटरफॉल बट इन अ वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ तरीके से, क्योंकि वो तस्वीर आई, पानी जाई जा रहा है, तस्वीर बनी जा रही है, तस्वीर तो एक ही बननी है, सारी मूवमेंट और वो सारा कुछ आ जाए. तो जब इस किस्म की चीज़ें होंगी, और लॉन्ग कैमरा एक्सपोजर से एक्चुअली ये भी होगा कि ज़्यादा लाइट आ रही है, जैसे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही. मैं पहली तस्वीर खींचता हूँ आप लोगों की शॉर्ट एक्सपोजर के साथ, फिर वही विदाउट एनी एक्स्ट्रा लाइट, फिर से तस्वीर खींचता हूँ, फिर एक्सपोजर ज़्यादा, बस ज़्यादा देर एक्सपोज किया तो ज़्यादा लाइट आती गई आती गई आती गई, ज़्यादा इट्स अ ब्राइटर इमेज. तो अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी तो ये जो सम स्क्वायर डिस्टेंस है रॉ पैचेस के ऊपर, या रॉ पैच इज नॉट अ गुड डिस्क्रिप्टर, ठीक है, बिकॉज इट्स सेंसिटिव टू ज्योमेट्रिक एंड फोटोमेट्रिक. एक स्लाइटली बेटर जो तरीका है पैचेस को मैच करने का, उसे नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन कहते हैं. उसका एक फ्लेवर, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे है, जिसमें आप कहते हैं कि आप पहला पैच लें, उसमें से उसका मीन माइनस करते हैं. μ1 पहले पैच के जो 9 पिक्सल्स थे जितने भी थे उनकी एवरेज वैल्यू है μ1, दूसरे पैच की एवरेज वैल्यू है μ2, पहले पैच की स्टैंडर्ड डिविएशन σ1, दूसरे पैच की स्टैंडर्ड डिविएशन σ2. ठीक है, क्योंकि 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स का मीन भी निकल आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकल आएगी, दोनों पैचेस के साथ मैं कर लेता हूँ. जब मैंने मीन माइनस कर दिया पहले पैच में से, अगर मैंने मीन माइनस कर दिया
तो क्या मैंने ब्राइटनेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया होगा? लेट्स से P1 है और P2 जो है ना वो P1 + 10 है बस। P2 जो पैच है वो P1 + 10 है, सही? तो जहां भी P2 ऑफ x लिखा हुआ है वहां यू शुड राइट P1 + 10, और जो μ2 लिखा हुआ है ये μ1 से जुड़ सकता है। तो μ2 जो है वो भी μ1 + 10 ही है ना, एवरेज भी +10 हो जाएगा। तो वो जो +10 था ना वो कैंसिल हो जाएगा मीन माइनस करने की वजह से। सो एक ऐसा पैच P1 और उसका काउंटर पार्ट P2 जो कि सिर्फ ब्राइटनेस का चेंज था, +10 हो रहा, वो इस फॉर्मूले के अंदर ये जो सेकंड टर्म लिखी हुई है ये वाली, दिस इज एक्चुअली P1 - μ1 / σ1। ये यू कैन डू दिस। स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होगी अगर सारी वैल्यूज +10 शिफ्ट हो गई। अगर तो कोई स्केलिंग हुई होती तो स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होती, अगर सारी वैल्यूज +10 शिफ्ट हो गई तो इनकी वेरिएंस तो चेंज नहीं होगी। यू जस्ट जो भी वेरिएंस यहाँ पे थी, जो भी स्प्रेड था नंबर्स का, यू जस्ट शिफ्टेड एवरीथिंग, so the variance doesn't change. So σ2 is actually σ1. P2 of x was P1 of x + 10, μ2 was μ1 + 10, माइनस की वजह से जो +10 थे वो कैंसिल हो जाते हैं। पॉइंट इज ये जो टर्म है अगर P1 और P2 में सिर्फ ब्राइटनेस का ही फर्क था तो ये दोनों चीज़ें P1 वाली चीज़ें, और जब आप ये करेंगे तो P1 की जो नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन है वो 1 आ जाएगी। नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1, मिनिमम 0 होगी या मिनिमम -1? मिनिमम -1 बिल्कुल हो सकती है, मिनिमम -1 बिल्कुल हो सकती है, -1 से 1। सो ये मेरा डिस्क्रिप्टर अभी भी वही है, मेरा डिस्क्रिप्टर रॉ पैच था, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्टर रॉ पैच था, या मैं कह सकता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्टर स्टैंडर्डाइज्ड पैच था। स्टैंडर्डाइजेशन का फंक्शन स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्डाइजेशन किसी Z-स्कोर, जिसका मीन आप 0 कर देते हैं और वेरिएंस 1 कर देते हैं जब किसी रैंडम वेरिएबल की, तो उसे आप कहते हैं ये स्टैंडर्डाइज हो गया। ये जब भी आप किसी चीज़ से मीन माइनस करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है, सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, किसी भी रैंडम वेरिएबल से मीन अगर आप माइनस करते हैं तो मीन के वो 0, उसका मीन 0 हो जाएगा। अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल से मीन माइनस कर दिया तो ये ऊपर वाली टर्म ये जो आई है, अगर इस पूरी टर्म को रैंडम वेरिएबल समझूं मैं तो ये 0 मीन वाला रैंडम वेरिएबल। 3, 5 और 7, क्विक एग्जांपल, 3, 5 एंड 7, मीन क्या है? मीन इज 5, 3, 5 एंड 7, द एवरेज इज 5। माइनस कर दो, सारों में से 5 माइनस कर दो, व्हाट नंबर्स डू यू गेट? -2, 0, 2, राइट? इन नंबर्स का मीन क्या है? दिस विल ऑलवेज बी द केस, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस विल ऑलवेज बी द केस। जब भी आप किसी लिस्ट में से उसका मीन माइनस कर देंगे, जो नई लिस्ट आएगी उसका मीन 0 होगा, वो 0 पे सेंटर्ड हो जाएगी। लेकिन उस लिस्ट की जो वेरिएंस है वो जो पहले वाली की थी वो इसकी होगी। इसलिए जब आप स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, अब क्या होगा? ऊपर न्यूमरेटर ने ये किया कि 0 के इर्द गिर्द सेंटर कर दिया, बट द स्प्रेड इज द सेम एज बिफोर। बट इफ आई डिवाइड बाय द स्प्रेड, अब क्या होगा? नाउ इन द रिजल्टिंग लिस्ट द स्प्रेड विल बी 1। जो भी उसकी वेरिएंस थी मैंने उसे डिवाइड कर दिया, जो भी उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन थी मैंने उसे डिवाइड कर दिया, अब नई लिस्ट की स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 आ जाएगी। तो 0 मीन यूनिट वेरिएंस वाला जो रैंडम वेरिएबल होता है उसे आप कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। Z-स्कोर अगर आपको रिकॉल करें तो Z-स्कोर यही था, स्टैंडर्डाइजेशन, x - μ/σ, Z = x - μ/σ, अगर आपको थोड़ा रिकॉल करें, राइट? दैट वाज स्टैंडर्डाइजेशन। हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो वो ये रहा है जिसको मैं पहले रॉ पैच कहता था। रॉ पैच की बजाय मेरा जो डिस्क्रिप्टर है इस दफा, द डिस्क्रिप्टर इज द स्टैंडर्डाइज्ड पैच, स्लाइटली बेटर डिस्क्रिप्टर। व्हाई? क्योंकि इमेज ब्राइटनेस या इल्यूमिनेशन का जो इफेक्ट था ना वो ख़त्म हो गया है। मेरा एक ऐसा पैच, ओरिजिनल पैच और उसका कोई
+10 ब्राइटनेस वाला पैच, उनका नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन, उनके जो स्टैंडर्डाइज पैचेस है ना वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। So that's a little better descriptor of images. लेकिन normalized cross correlation is still sensitive to geometric changes. अगर मैं अपना दूसरा पैच वो rotated image से उठा लिया, पहले वाली का एक rotated version या translated version या scaled version, तो geometric transformations होंगी, normalized cross correlation फिर से fail होगी. What we need is a descriptor of local image regions. image के किसी हिस्से का मुझे descriptor चाहिए जो ज़्यादा रोबस्ट हो. रॉ पैचेस से भी मैंने SSD और NCC लिख दिया, that's not right. I should have said they are more robust than raw patches, and standardized patches. Is this clear? ठीक है, अब एक डिस्क्रिप्टर को देखते हैं which does not change या which does not change much अगर आप illumination change कर दें, which does not change much अगर आप एक इमेज को रोटेट कर दें, which does not change much अगर आप एक इमेज को स्केल कर दें, ट्रांसलेट कर दें. वो जो डिस्क्रिप्टर्स हैं हमारे वो वैसे ही रहते हैं. पहली इमेज के किसी रीजन का एक मैंने डिस्क्राइब किया, जो दूसरी इमेज है वो इस इमेज का स्केल्ड और रोटेटेड और ब्राइटनेस भी चेंज, सारे इफेक्ट्स आएंगे उसमें. लेकिन इस इमेज का वो वाला रीजन जो उससे कॉरस्पॉन्ड करता था, उन दोनों रीजन का जो डिस्क्रिप्टर अब आएगा हमारे पास वो एक जैसे होंगे. और अगर वो एक जैसे होंगे इसका मतलब है कि मैं इमेजेस को मैच कर लूँगा इवन व्हेन देयर इज, किसी ने लाइट ऑन कर दी, इवन अगर एंगल थोड़ा चेंज हो गया, रोटेशन हो गई, शिफ्ट हो गया, सो दैट्स अ गुड एबिलिटी टू हैव. सही. तो ये जो हम डिस्क्रिप्टर अब देखेंगे इसको कहते हैं स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म. इसका नाम थोड़ा सा देख लेते हैं. ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेज के रीजन्स को कुछ वेक्टर्स में या डिस्क्रिप्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है. और वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है कि जो वेक्टर्स या रिप्रेजेंटेशन आपके पास आती है इट इज़ इनवेरिएंट टू स्केल. इनवेरिएंट के बड़ी इमेज में मैं देख रहा था या छोटी इमेज में देख रहा था, आंसर एक ही तरह का है. इट्स इनवेरिएंट टू मेनी अदर थिंग्स एज वेल, रोटेशन, ट्रांसलेशन. तो ये बहुत रोबस्ट तरीका है इमेजेस के रीजन्स को डिस्क्राइब करने का. ये 2004 में पेपर छपा था डेविड लो का. इसका काम एक्चुअली कई सालों से चल रहा था, मे बी इवन बिफोर द ईयर 2000. फिर ये भेजता था, पब्लिश नहीं होता था, फिर इसने उसको पेटेंट करवा लिया. लेकिन इवेंचुअली फिर जब मशहूर हो गया तो पब्लिश हो गया 2004 में, पर ये पहले से चल रहा था. एक्सट्रीमली पॉपुलर पेपर टू दिस डे. दिस इज़ वेरी पॉपुलर. डीप लर्निंग ने आके थोड़ा डेंट डाला, लेकिन बिफोर डीप लर्निंग दिस वाज द वे टू डिस्क्राइब इमेज रीजन्स. टू दिस डे ये बहुत यूज होता है, ठीक है, टू डिस्क्राइब इमेज रीजन्स. तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है. स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म में असल में दो अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर. एक चीज़ है की पॉइंट्स की डिटेक्शन. ये चूंकि पेपर ये टर्म यूज़ करता है की पॉइंट डिटेक्शन, इसलिए मैंने यूज़ किया, वरना इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. और हमने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को पिछले चंद लेक्चर्स में किनको कहा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स? एजेस और कॉर्नर्स को. एजेस का ये है कि एजेस तो बहुत सारे पिक्सल्स एजेस होते हैं, लेकिन कॉर्नर्स कम होते हैं. एंड मैंने इस लेक्चर में कहा था कॉर्नर्स आर अ मोर कॉम्पैक्ट समरी ऑफ योर इमेज. तो हमारे लिए और सिफ्ट के लिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर्स हैं. सिफ्ट का जो ओवरऑल एल्गोरिथम है वो अपने तरीकों से की पॉइंट डिटेक्शन करता है, यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके आता है. वो तरीका हम ब्रीफली देख लेंगे. आज का मकसद डिटेक्शन नहीं है, आज का मकसद डिस्क्रिप्टर है. सो सिफ्ट का जो सेकंड पार्ट है ना, कि हाउ डू यू डिस्क्राइब रीजन अराउंड एन इंटरेस्ट पॉइंट, हमारा फोकस इस पे होगा. सेकंड चीज़ डिस्क्रिप्टर पे. जो की पॉइंट डिटेक्शन है अक्सर लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि जो भी सिफ्ट का तरीका था की पॉइंट्स डालने का वो हटा लेते हैं और नॉर्मल जो आपके कॉर्नर डिटेक्शन से कॉर्नर्स आते हैं वही लेते हैं. पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि ये कॉर्नर्स हैं. ये कहते हैं अच्छा ये पार्ट 1 हटा दें, सिफ्ट का जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका है उसको हटाएं, मेरे पास कॉर्नर्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स.
ठीक है। तो मकसद दोनों का समझिए, पहला पार्ट सिर्फ डिटेक्ट करता है कि इमेज में कौन से रीजन्स इंटरेस्टिंग है, सेकेंड पार्ट उन रीजन्स को उठाता है और उनको डिस्क्राइब करना शुरू करता है। एंड विल सी कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। अभी तक मैंने ना कोई डिटेल नहीं दिया आपको डिस्क्रिप्शन कैसे करें। एक रॉ डिस्क्रिप्शन दे दी पैच, एक स्टैंडर्डाइज डिस्क्रिप्शन दे दी रॉ वाले की, स्टैंडर्डाइज पैच। लेकिन अब हम ज़रा ज़्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन देंगे किसी इमेज की। ओके ओके, ब्रीफली डिटेक्शन को ब्रीफली देख लेते हैं। की पॉइंट डिटेक्शन जो है वो गाउसियन स्केल स्पेस में होती है। आपको याद है पॉइंट डिटेक्शन के लेक्चर के एंड पे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? पिछले लेक्चर के एंड में स्केल स्पेस, गाउसियन पिरामिड, राइट। और हमने उसमें देखा था कि उस पिरामिड में आप मल्टीपल रेजोल्यूशन पे इमेज को देख रहे होते हैं और मल्टीपल स्मूथिंग पे भी, यानी स्मूथिंग स्केल भी होते हैं, मल्टीपल रेजोल्यूशन पे होती हैं। और कई दफ़ा होता है कि कॉर्नर जो है वो एक स्मूथिंग स्केल पे शायद ना नजर आए, किसी और पे नजर आ जाए, या एक रेजोल्यूशन पे चीज़ कॉर्नर ना लगे लेकिन दूसरी रेजोल्यूशन पे लगे, ठीक है। तो आप जो मल्टी स्केल तरीके से कॉर्नर्स को डिटेक्ट करते हैं, इसका भी यही तरीका है। स्विफ्ट का जो की पॉइंट डिटेक्टर है ये पहले गाउसियन पिरामिड ही कंप्यूट करता है, वही गाउसियन पिरामिड जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ये मैं वही गाउसियन पिरामिड है जो लास्ट लेक्चर, ठीक। तो द फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकंड स्टेप ये है कि ये आपके पास जो ये जो पहली इमेज है यहाँ पे ओरिजिनल इमेज, ये जो सेकंड इमेज है ये उसका एक ब्लर्ड वर्जन है, स्मूथ, और ये और ज़्यादा ब्लर्ड, और ज़्यादा ब्लर्ड, और ज़्यादा ब्लर्ड। ट्रू? ओके, व्हाट डज ब्लरिंग डू? स्मूथिंग, गाउसियन स्मूथिंग क्या करती है? चीज़ों को एवरेज तक कर देती है, नॉइज़ को ख़त्म कर देगी, शार्पली चेंजिंग जो चीज़ें थी उनको भी ख़त्म करेगी। वेल शार्पली चेंजिंग चीज़ें तो एजेस एंड कॉर्नर, एजेस होती, एज एकदम चेंज आता है उसी को एज कहते हैं। तो गाउसियन स्मूथिंग एज को भी थोड़ा सा कम कर देगी, राइट। ग्रेट। सो इस इमेज के अंदर अगर शार्प एजेस हैं, इस इमेज में उतनी शार्प नहीं होंगी, है ना। पॉइंट तो एज गेट्स थिकर का मतलब है कि एज गेट्स वीकर एज वेल, या एज गेट्स वीकर। जो कॉन्ट्रास्ट था, मतलब अगर मेरे पास वाइट इज 255 एंड ब्लैक इज 0, जब मैं स्मूथिंग करूंगा तो कुछ ग्रे वैल्यूज की तरफ आने लग जाएगा, राइट। सो विच मीन्स कि एज हैज बिकम वीकर, इट्स नॉट एज शार्प एज बिफोर। ओके, तो पहली इमेज में लेट्स से शार्प एजेस हैं, स्मूथ वर्जन में उतनी शार्प एजेस नहीं होंगी, है ना। सो नोटिस कि क्या चीज नहीं होगी, उतनी शार्प एजेस नहीं होंगी। So my question to you is, what if I subtract the second image from the first one? What will I get? I will get whatever is in the first image but not in the second image. वो क्या है जो नहीं है? कौन सी चीज हाइड हुई है? एजेस हाइड हुई। इसके अंदर एजेस थी फर्स्ट इमेज में, इसके अंदर वो एजेस थोड़ा कमजोर हो गई, थोड़ा गायब हो गई। जब मैं माइनस करूंगा व्हाट विल आई गेट? वो वाली शार्प एजेस। जब मैं इसमें से अगले वाले स्मूथ वर्जन माइनस करूंगा आई गेट सम एजेस। जब इसमें से और स्मूथ माइनस करूंगा आई गेट सम एजेस, ठीक है। तो ये जो मैं माइनस करने लगा हूँ इसको कहेंगे डिफरेंस। और जो इमेजेस हैं ये गाउसियन स्मूथ इमेजेस हैं, राइट। So when I subtract, I get a difference of Gaussians. Is the term okay for you? हाँ मे भी, लेकिन हम एडजेसेंट वालों को देख रहे हैं कि एक स्केल से दूसरे स्केल पे जब जाता है स्मूथिंग स्केल एक ज़्यादा, इसको माइनस करते हैं, इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, ठीक। आपके पास एजेस आती हैं बट यू हैव एजेस एट डिफरेंट स्मूथिंग स्केल, ठीक है। इसी तरह जो अगली रेजोल्यूशन है वहाँ भी यही काम कर लें, माइनस कर दें। अगली रेजोल्यूशन है वहाँ भी यही कर दें, डिफरेंस ऑफ गाउसियंस। माइनस का मतलब डिफरेंस ऑफ गाउसियंस ले रहे हैं, ठीक है। ये अगली स्लाइड पे मैं यही कर रहा हूँ। आई हैव टेकन अ डिफरेंस ऑफ गाउसियंस, कैन यू सी? यप, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना।
नाउ अगली स्लाइड पे मैं इसी इमेज को 20 से मल्टीप्लाई किया, आई हैव स्केल्ड एवरी पिक्सल वैल्यू बाय 20, ताकि ज़रा सा आपको कॉन्ट्रास्ट है, जो चीज़ें हैं वो ज़रा ब्राइट होते हैं। जी, डिफरेंस बहुत छोटी वैल्यूज तो हमें नज़र नहीं आए। मैं अब इसी इमेज को स्केल करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 20 करूँगा, और ये रिजल्ट है। एंड डोंट दीज थिंग्स कोरस्पॉन्ड टू एजेस, राइट? सो द डिफरेंस ऑफ गाउसियन गिव्स यू दीज शार्प रीजन्स। दैट्स अनदर वे ऑफ डिटेक्टिंग एजेस। ये सिंगल पिक्सल थिक नहीं है माइंड यू, लेकिन एटलीस्ट वी आर गेटिंग समवेयर। बाद में कर ले सिंगल पिक्सल। तो आपने एक नया एज डिटेक्टर सीख लिया है, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ गाउसियन स्मूथिंग की है, दैट्स इट। उनको माइनस किया एंड यू गेट एज लाइक स्ट्रक्चर। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि ये किसी भी लेट्स से मैं जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, पॉइंटर है, यहाँ पे एक पिक्सल उठाता हूँ और इस पिक्सल का 3x3 नेबरहुड उठा लेता हूँ। और अब ये तो हो गया स्पेस। जब मैंने 3x3 नेबरहुड उठाया, ये स्पेस में उठाया, ठीक है? पर मैं इसका 3x3 नेबरहुड स्केल में भी उठा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये था पिछला गाउसियन स्मूथिंग का स्केल, उसमें भी मैं उसी जगह पे जाता हूँ, 3x3 रीजन उठाता हूँ, इसमें आता हूँ, अपने इर्द गिर्द 3x3 रीजन उठाता हूँ, और अगले वाले स्केल में जाता हूँ और कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे 3x3 रीजन उठाता हूँ। कितने पिक्सल्स उठाए मैंने टोटल? 27। अपने अलावा 26, अपने अलावा 26 वरना 27। तो अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये जो डिफरेंस ऑफ गाउसियन की इमेज होती है और इस तरह पूरी जो स्केल स्पेस होती है इसकी, जो ड्रॉ इमेज, इसमें जो स्केल में और स्पेस में, जैसे मैंने ये 27 चीज़ें उठाई हैं किसी एक पिक्सल के 27 चीज़ें, स्केल में भी और स्पेस में, इनमें जो एक्सट्रीमा है यानी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स, यानी एक पिक्सल था उसके मैंने 27 नेबर्स उठाए, 8 अपने स्केल पे, 9 अगले स्केल पे और 9 पिछले स्केल पे। These are my 26 neighbors. If I am the minimum among these, or if I am the maximum among these, यानी एक्सट्रीमम, अगर मैं अपने इस नेबरहुड की जो डेफिनेशन मैंने दी है, ये नेबरहुड स्पेस में भी है, स्केल में भी है, इस नेबरहुड में इफ आई एम एन एक्सट्रीमम, व्हिच मींस इफ आई एम अ मिनिमम और अ मैक्सिमम पॉइंट, आई एम एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन। ये इंटरेस्टिंग, हम इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते थे हैरिस और उसके तरीकों में, डिटर्मिनेंट और ट्रेस स्ट्रक्चर टेंसर और उसके डिटर्मिनेंट हाई होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ज़रा से फर्क तरीके से निकालता है। ये इंटरेस्ट पॉइंट्स निकालता है कि स्केल स्पेस में मैं गाउसियन पिरामिड बना के डिफरेंस ऑफ गाउसियन लेके, डिफरेंस ऑफ गाउसियन वाली इमेज में नेबरहुड देखूंगा स्केल में भी और स्पेस में भी, और इनके जो एक्सट्रीमम होंगे मिनिमम या मैक्सिमम, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। इसकी एक पूरी थ्योरी है। ये डिफरेंस ऑफ गाउसियन असल में अप्रोक्सीमेशन है एक और फंक्शन की, जो लैप्लासियन ऑफ गाउसियन। लेट्स नॉट गो इनटू द थ्योरी राइट नाउ, लेट्स जस्ट बोरो दिस फैक्ट कि अगर आप गाउसियन का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास एज लाइक कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और स्केल स्पेस में रहते हुए अगर आप ये मिनिमम और मैक्सिमम उठाते हैं अपने नेबरहुड्स के, वो जो भी होंगे एक्सट्रीमम वाले पॉइंट्स, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, उन्हें ये की पॉइंट्स हैं। तो ये मेरे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन और ये बाय द वे ये वही प्रोसीजर बताया जा रहा है कि आपने स्केल में अपने से नीचे वाला और स्केल में, स्मूथिंग स्केल में अपने से आगे वाला, और अपने इर्द गिर्द के 8, इनको देखना है। इन 26 पिक्सल से अगर आप सबसे छोटे हैं तो यूर एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इन 26 पिक्सल्स में अगर आप सबसे बड़े हैं यूर एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, अदरवाइज यूर नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकाल लिए उस गाउसियन पिरामिड डिफरेंस ऑफ गाउसियन वाली इमेज में से। जब मैंने ये नेबरहुड्स को देखा और एक्सट्रीमा को निकाला, तो एक्सट्रीमा ये वाले पॉइंट्स, ये पहले वाली एक इमेज है, ये अगले स्केल वाली एक इमेज है, ये अगली रेजोल्यूशन है, पहली इमेज अगली रेजोल्यूशन पे सेकंड स्केल एंड सो ऑन। हर रेजोल्यूशन पे इस वक्त 2 हैं मेरे पास। लेकिन ये इस तरह विजुलाइज करना इज क्वाइट मीनिंगलेस, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छे इंटरेस्ट पॉइंट निकले हैं, बुरे इंटरेस्ट पॉइंट निकले हैं, यू डोंट नो। यहाँ पे मैंने इसी इमेज को, इसी रिजल्ट को, कि कौन से पॉइंट्स थे जो अपने उस नेबरहुड में मिनिमम या मैक्सिमम थे, उनको मैंने यहाँ वाइट से पॉइंट आउट कर दिया था। अगली जो स्लाइड है वो इसी
रिजल्ट की एक समरी है, लेकिन एक इमेज के ऊपर विजुलाइज होता है। इसमें ज़रा मेरे साथ रहिएगा। व्हाट आई हैव डन इज दिस, मैंने ओरिजिनल इमेज ली। ओरिजिनल इमेज में मैंने यहाँ से लेफ्ट से कोई इंटरेस्ट पॉइंट उठा लिया है, लेट्स से ये वाला, ठीक है, द वन दैट आई एम पॉइंटिंग एट। इसकी लोकेशन होगी कोई x, y, लेकिन इसका रेजोल्यूशन भी तो है। ये इस वाली रेजोल्यूशन पे है, सेकंड वाली रेजोल्यूशन पे है कि थर्ड वाली रेजोल्यूशन पे, राइट? फर्स्ट रेजोल्यूशन, सेकंड रेजोल्यूशन, थर्ड रेजोल्यूशन। सो इधर कोई इंटरेस्ट पॉइंट हमें मिला था, ये वाला, ये इंटरेस्ट पॉइंट फर्स्ट रेजोल्यूशन पे इंटरेस्ट पॉइंट, यानी जब आप इमेज को बड़ा करके देख रहे थे, राइट? इनफैक्ट बस इसी पे रहते हैं। यहाँ पर मैंने ये किया कि मैंने हर इंटरेस्ट पॉइंट को लिया, जितने भी आए थे, इधर जितने भी वाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं मैंने सारे उठाए। हर एक के लिए मैंने अपनी इमेज पे एक, ये हर सर्कल के अंदर एक ब्लू डॉट है। जितने इंटरेस्ट पॉइंट्स आए थे सारे मैंने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किए। लेकिन अगर इंटरेस्ट पॉइंट बड़ी रेजोल्यूशन पे आया था तो उसके इर्द गिर्द बड़ा सर्कल बनाया। अगर इंटरेस्ट पॉइंट सेकंड वाली रेजोल्यूशन पे आया था छोटी, तो ज़रा छोटा सर्कल है। अगर इंटरेस्ट पॉइंट बहुत छोटी रेजोल्यूशन पे आया तो ये छोटे सर्कल है। ये देखें, ये छोटे सर्कल है ना। इनफैक्ट अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे you'll see के 3 साइजेस के सर्कल्स हैं, और वो 3 साइजेस के सर्कल कॉरेस्पॉन्ड टू दीज 3 रेजोल्यूशन लेवल्स। तो सर्कल का साइज सिर्फ ये बता रहा है कि इंटरेस्ट पॉइंट मुझे मिला है, यहाँ भी मिला है। साइज कहता है कि ये कौन से स्केल पे, रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन इमेज में था कि लो रेजोल्यूशन में। It's just a visualization method. Okay, great. So पहले से क्या फर्क पड़ा? कॉर्नर डिटेक्शन से हम किस तरह जरा सा फर्क हो गया, हल्के से, कैसे? कॉर्नर का थ्रेशोल्ड नीचे कर दें, वो भी बहुत डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, फिलहाल तो एजेस भी आ रही हैं, और उसके अलावा ये तो बुराई है, अच्छाई क्या है? मल्टीपल रेजोल्यूशंस पे देख रहे हैं आप, ये मल्टी स्केल हो रहा है काम। वो जो हमने कॉन्टेक्शन की थी वो तो बस एक ही स्केल, इमेज को एक ही स्केल पे देख के कॉर्नर्स निकालते। ये इमेज को मल्टीपल स्केल्स पे देख के कॉर्नर्स एंड एजेस यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं। नाउ अब इसकी डिटेल मैं कवर नहीं कर रहा, पर हम करते ये हैं कि ये जो फीचर्स आ गए हैं, इनमें से जो एजेस को कॉरस्पॉन्ड करते हैं उनको हम फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ। कॉर्नर डिटेक्शन में आपका स्ट्रक्चर टेंसर होता है। स्ट्रक्चर टेंसर की आइगन वैल्यूज बताती थी कि ये एज है, कॉर्नर है, फ्लैट रीजन है। सिमिलर इधर भी हमारे पास वो जो डिफरेंस ऑफ गॉसियन आए थे उनसे 2x2 मैट्रिसेस हम बनाएंगे। वो स्ट्रक्चर टेंसर नहीं होंगे वो मैट्रिसेस, शायद स्ट्रक्चर टेंसर नहीं है मैट्रिसेस, पर वो 2x2 मैट्रिसेस की भी आइगन वैल्यूज के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि ये एज वाला इंटरेस्ट पॉइंट था या कॉर्नर वाला इंटरेस्ट पॉइंट। जो एज वाले होंगे उनको फिल्टर आउट करते हैं। तो इसकी डिटेल को स्किप करते हैं। आइडिया वही है कि यहाँ भी एक 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा हर जगह पे, और उसकी आइगन वैल्यूज या डिटर्मिनेंट ट्रेस वगैरह से आपको पता लग जाएगा कि ये एजेस वाले थे, इनको निकालो। ठीक है, अब जब आपके पास इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, की पॉइंट्स, तो हर की पॉइंट के साथ आपको असल में क्या क्या पता है। एक तो आपको पता होगा कि वो कौन सा पिक्सल था, यानी उसकी 2D लोकेशन x, y। लेकिन आपको ये भी पता होगा, क्योंकि आप गॉसियन पिरामिड में काम कर रहे थे, आपको पता है कि वो रेजोल्यूशन लेवल क्या था उसका। दो चीज़ें पता लग गई। और पिरामिड में आप स्मूथिंग स्केल भी तो आपका था, तो आपको यही पता है कि ये स्मूथिंग के कौन से स्केल पे नजर आया। फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो इंटरेस्ट पॉइंट्स हैं ये स्मूथिंग स्केल 1 पे हैं, ये स्मूथिंग स्केल 2 पे हैं, ये वाले स्मूथिंग स्केल 2 पे हैं, ये स्मूथिंग स्केल 1 पे हैं, एंड सो ऑन। So for every key point, you know its 2D location, you know its कि कौन से पिरामिड में रेजोल्यूशन लेवल क्या था, you know कि स्मूथिंग स्केल क्या था, and you know one more thing, or you will compute one more thing. उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। इसको हम देख लेते हैं
की पॉइंट की ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये कॉर्नर है, पर कॉर्नर किस तरफ को देख रहा है, कॉर्नर इस तरफ को है, कॉर्नर इस तरफ को है, किस तरफ को, इसे ओरिएंटेशन है। ठीक है, इसको देख सकते हैं कैसे है। लेकिन लेट्स जस्ट विजुअलाइज, यहाँ पे वही वाली इमेज है, स्विफ्ट के की पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो एजेस वाले जो की पॉइंट्स हैं वो फिल्टर कर दिए गए। ठीक है, ना सिर्फ एजेस वाले फिल्टर किए गए हैं, स्विफ्ट का जो एल्गोरिथम था वो एजेस वालों को भी करता था, और वो लो कॉन्ट्रास्ट वाले जो की पॉइंट्स हैं उनको भी कर देता था फिल्टर। लो कॉन्ट्रास्ट वाले कैसे पता लगते हैं? स्ट्रक्चर टेंसर की बारी क्या होती है? आई वांट यू गाइस टू कनेक्ट दीज डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रक्चर टेंसर की बारी तीन चीज़ें थी, either a corner or an edge और फ्लैट रीजन, और फ्लैट रीजन में दोनों आइगन वैल्यूज बहुत छोटी थी। तो सिमिलर किस्म का एनालिसिस शायद भी हो सकता है कि कैसा की पॉइंट जिसका वो 2x2 मैट्रिक्स हम बनाते थे ना, जिससे हम बताते थे कि एज वाले कौन से, शायद उधर से ये भी बता सकते हैं आपके फ्लैट रीजन वाले कौन से, तो लो कॉन्ट्रास्ट वाले। तो एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो भी हमने डिफरेंस ऑफ गाउसियंस वाला मेथड किया था और उसके लोकल एक्सट्रीमा निकाले थे, उससे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने थे, वी नो कि उसमें एजेस भी आएंगे, वी नो कि उसमें कमज़ोर इंटरेस्ट पॉइंट्स भी आएंगे जिनका ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, वो एज वाले और लो कॉन्ट्रास्ट वाले वो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये रिजल्ट उनको फिल्टर आउट करके दिखाएगा। लेकिन इस रिजल्ट में है क्या? इस रिजल्ट में वो जो बच गए हैं वो वाले की पॉइंट्स। हर की पॉइंट की जो सर्कल का जो सेंटर है वो बता रहा है कि कहाँ पे था की पॉइंट, सर्कल का साइज बता रहा है कि कौन से रेजोल्यूशन पे था, ये बड़ी इमेज में डिटेक्ट हुआ है या छोटी इमेज में डिटेक्ट हुआ है या कहाँ हुआ। बीच में जो लाइन है ये क्या है जी? ये उस की पॉइंट की ओरिएंटेशन। मैंने अभी भी नहीं बताया कि ओरिएंटेशन कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इस जगह पे जो कॉर्नर था उसकी ओरिएंटेशन किस तरफ थी। ठीक है, ये लाइन वो रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि यहाँ पे many things might be happening, यहाँ पे कोई लिखा भी होगा, maybe there's some writing over here, most probably there's something written over here, then you have this bird and so maybe a lot of stuff is happening there। मतलब इस कॉर्नर पे नहीं है, इधर नहीं आए, इस कॉर्नर पे नहीं है, इस कॉर्नर पे नहीं है, तो इधर नहीं ज़्यादा आए, लेकिन इधर आए बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग हियर। नाउ ओरिएंटेशन पे बात कि एक की पॉइंट की ओरिएंटेशन किस चीज़ को कहते हैं। हम करेंगे ये, हम जहाँ पे मेरा ये पॉइंटर है ना, इस वक्त अस्यूम करेंगे ये मेरे की पॉइंट की लोकेशन थी, ये वो पिक्सल था जिसको आपने कहा था x, y के ये की पॉइंट। ठीक है, मैं किसी भी की पॉइंट पे, इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे, मैं उसके इर्द गिर्द एक पैच रखता हूँ। इमेज में मैंने 4x4 का पैच दिखाया हुआ, बट दिस कुड बी एनी पैच। इनफैक्ट बुलेट में कह रहा हूँ कि आप 16x16 का पैच रखें, बिकॉज दैट्स प्रॉब्ली व्हाट द पेपर प्रपोजेस, कि हर जो कॉर्नर पॉइंट आपके पास आया, चाहे आपने इनके तरीकों से निकाला है, चाहे आपने हैरिस के कॉर्नर, चाहे आपने रोड के कॉर्नर जो भी थे, चाहे आपने हाथ से कॉर्नर मार्क कर लिए, जो भी कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पे जाएं, उसके इर्द गिर्द फिगर साइज 4x4, बुलेट साइज 16x16, बस सम पैच अराउंड इट, वो पैच उठा लें। उस पैच में पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स में ग्रेडियंट्स होंगे, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स होंगे, ग्रेडियंट ओरिएंटेशंस होंगे, थीटा, राइट। हमने एज डिटेक्शन की बारी ये देखा था, हर पिक्सल का ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप ये वो ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि ये जो पिक्सल था इसमें जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन थी वो इस तरफ, देख, और this is the angle, whatever the angle is। आप कह रही कि ग्रेडियंट की डायरेक्शन एक्सिस के साथ अलाइंड होगी? नहीं, डेरिवेटिव हॉरिजॉन्टल लेते हैं और डेरिवेटिव वर्टिकल लेते हैं, लेकिन ग्रेडियंट वेक्टर जो आता है वो हॉरिजॉन्टल वाले डेरिवेटिव और वर्टिकल वाले डेरिवेटिव का tan इनवर्स, राइट, वो उस एक्चुअली जो ग्रेडियंट वेक्टर बनता है। सो लेट मी ड्रॉ दिस, आप जिसको
आपका किसी भी पिक्सल पे मुमकिन है जो इस डायरेक्शन में आई वाई जिसे कहते हैं वो ड्रिफ्टिव इस पिक्सल पे ये आएगा, और मुमकिन है कि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्टिव है वो ये आएगा। दिस मीन्स कि आपका ये दो कंपोनेंट्स हैं ग्रेडियंट वेक्टर के। ग्रेडियंट वेक्टर वुड देन बी दिस वेक्टर, जिसका एक्स कंपोनेंट ये है और जिसका वाई कंपोनेंट ये है, ये वाला। सो यू गेट अ वेक्टर एंड नाउ द क्वेश्चन इज इसको मैं कहूँगा ये मेरा ग्रेडियंट वेक्टर है एट पिक्सल एक्स वाई। अब सवाल ये कि इस ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये थीटा है, और ये हम tan इनवर्स या tan 2 इनवर्स, लेट्स जस्ट कॉल इट tan इनवर्स y ओवर x, i y ओवर इसके थ्रू। सही, आप यही पूछ लीजिए, कुछ और पूछिए। तो हर पिक्सल पे मेरे पास ग्रेडियंट की डायरेक्शन आ सकती है, हर पिक्सल पे मेरे पास, ये तो डायरेक्शन आ गई, हर पिक्सल पे मेरे पास ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड आ सकता है ना। यहाँ मैंने सिर्फ ये किया कि मेरे पास कोई इंटरेस्ट पॉइंट था, मैंने उसके इर्द गिर्द एक पैच उठाया ऑफ सम साइज, उस पैच में मैं हर पिक्सल पे गया और मैंने देखा कि मैंने इस वाले से पूछा कि तुम्हारा जो ग्रेडियंट था इस पिक्सल का, इस पिक्सल से मैंने पूछा तुम्हारा ग्रेडियंट वेक्टर कैसा था, वेयर डिड इट पॉइंट, व्हाट वाज इट्स मैग्नीट्यूड। तो मुमकिन है कि ये पॉइंट कहीं कर रहा था लेकिन इसका ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड 0। तो ये जो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए ना हर सेल में, ये डायरेक्शन वेक्टर्स हैं ग्रेडियंट डायरेक्शन के, लेकिन मैग्नीट्यूड से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। वी कैन इंटरप्रेट इट दिस वे, ठीक है, ठीक है। ओके, सो मेरे पास हर पिक्सल पे उस पिक्सल का ग्रेडियंट वेक्टर मौजूद है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चीज़ें मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक हिस्टोग्राम बनाने लगा। मेरे जो ग्रेडियंट की डायरेक्शंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, 0 to, ठीक है, 0 to 180 या 0 to 360, डिपेंडिंग अपॉन कि आप पूरे सर्कल को देख रहे हैं या पहले दो क्वाड्रेंट्स देख रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि हम 360 तरह एनालिसिस हमारा आसान हो जाएगा, वरना इंप्लीमेंटेशन वाइज ऑफ कोर्स यू विल हैव टू बी केयरफुल 180 तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम कि हम पूरे 360 डिग्री पे देख रहे हैं। अब हम ये करने लगे, हम पहले पिक्सल पे जाते हैं, हम इसे पूछते हैं तुम्हारी ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या थी, जो भी वो डायरेक्शन है। लेट्स से वो कहते हैं मेरी डायरेक्शन वो 360 वाली उसमें, और लेट्स से उसकी डायरेक्शन थी 23 डिग्री, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ जिसके अंदर 36 एंट्रीज है एक एरे, और मैं ये 0 से 360 तक जाना है। तो हर बिन में 10 डिग्रीज है। मेरा आंसर था 23 डिग्रीज इस पिक्सल का। ये कौन सी बिन में जाएगा? थर्ड बिन में। फर्स्ट में 1 से 10 या 0 से 10, 10 से 20 सेकंड में, और 20 से 30 थर्ड बिन में जाएगा। थर्ड बिन शुड गेट अ वोट। थर्ड बिन में आप हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं? +1 नहीं करते थे जाके, जिस बिन में आप हैं वहाँ +1 कर देते। छोटा सा फर्क है, मैं वहाँ पे +1 नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे करूँगा प्लस जो भी इस पिक्सल का ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, यानी अगर ग्रेडियंट वहाँ पे कम है ना मैग्नीट्यूड, तो हिस्टोग्राम में इस डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं। तो इसे कहते हैं कि हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे ग्रेडियंट ओरिएंटेशंस का, बट ओरिएंटेशंस विल बी वेटेड बाय द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड। सही, तो एक वेटेड हिस्टोग्राम बनाएंगे। और ये बस इलस्ट्रेशन है कि ये वो हिस्टोग्राम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने 36 बिन्स रखी थी, यहाँ पर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि इफ़ यू हैड ओनली 8 बिन्स, ठीक है। और तो होता ये कि ये जो बिन आई है 180 डिग्री में भी, इस बिन को ज़्यादा ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वाले पिक्सल्स थे। एक है कि पिक्सल्स भी ज़्यादा होंगे, हो सकता है, और उनके ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह ये वाली बिन, इसको भी ज़रा ज़्यादा वोट्स मिले। So that's a histogram. You have 8 bins, all bins contain a number, और ये वो हमने इस तरह से, क्योंकि हमारी बिन्स एंगल्स को रिप्रेजेंट करती थी, तो हमने अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ भी इस तरह से कर दिया। सही, तो इज दिस क्लियर सो फार? अभी भी मैंने ओरिएंटेशन नहीं बताया क्या है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जगह थी, उस जगह के इर्द गिर्द मैंने कुछ 16 का 16 पैच उठाया, उस पैच में
बहुत सारे पिक्सल्स थे, उन पिक्सल्स के ग्रेडियंट डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स मैंने ले लिए और उनका एक हिस्टोग्राम बना दिया वेटेड बाय मैग्नीट्यूड। यानी वो पिक्सल्स जिनके मैग्नीट्यूड छोटे हैं दे विल नॉट प्ले अ लार्ज रोल इन फॉर्मिंग दिस हिस्टोग्राम। वो पिक्सल्स जिनके मैग्नीट्यूड बड़ा है दे विल हैव मोर से इन हाउ दिस हिस्टोग्राम लुक्स एज इट शुड बी। ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, जो फ्लैट रीजन हैं उनको इफेक्ट करने। ओके फाइन। ओके, सो अब आप कह रही हैं कि फिर ओरिएंटेशन कैसे डिफाइन करें? सो दैट्स द आंसर कि इन 8 बिन्स में से यहाँ 8 दिखाएंगे वरना 36 होंगी। द बिन ऑफ एंगल्स दैट हैज द मोस्ट वोट्स या द हाईएस्ट वैल्यू, यानी द पीक ऑफ दिस हिस्टोग्राम, दैट्स द ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेड इंटरेस्ट पॉइंट। So we have 8 bins. No, it will be more accurate, but these bins will still cover your 360 degrees. So any gradient direction will still fall in one of these 8 bins. But if you have more bins, अगर पैच का साइज बढ़ा दें लेकिन बिन्स अगर 8 ही रखें, यानी दोनों का अपना रोल है, दोनों का अपना रोल। अगर आप पैच बढ़ा भी देती हैं और बिन्स 8 ही रखती हैं तो आपकी जो एंगल्स की जो हाँ एंगल्स में आप एंगल्स को उतने फाइन ग्रेन तरीके से नहीं देख रहे। आपके लिए मे बी एंगल ऑफ 5 एंड एंगल ऑफ 15 व्हाट इज दे फॉल इन द सेम बिन वर्सेस अगर बहुत छोटी छोटी बिन्स हैं तो 5 विल फॉल इन वन बिन एंड 10 विल फॉल इन द अदर बिन एंड तो आपकी ओरिएंटेशन, अभी आपकी जो ओरिएंटेशन है ना वो इन 8 में से कोई निकलेगा। लेकिन इफ यू हैव 36 बिन्स तो आपकी जो ओरिएंटेशन है वो 36 जगहों में से निकलेगी। दिस विल इंक्रीज द योर रेजोल्यूशन ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास 8 बिन, पहली बिन में कुछ एंगल्स हैं, कई एंगल्स हैं, आप तो कोई एक एंगल असाइन करेंगे ना अपने की पॉइंट कि वो जो पहली बिन का सेंट्रल एंगल है, कोई और की पॉइंट उसको दूसरी बिन का सेंट्रल एंगल मिल गया। तो टोटल बिन्स अगर आपके पास 8 है तो आप सबको 8 किस्म की ओरिएंटेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिन्स 36 है तो आप सारों को 36 डिफरेंट किस्म की ओरिएंटेशन दे सकते हैं। तो आप एंगल की ज़्यादा ग्रैनुलैरिटी, ज़्यादा फाइन तरीके से देख रहे हैं। 8 का मतलब यू लुकिंग एट इट इन अ वेरी कोर्स। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन ज़रा 4x4 और 8 बिन्स की है। असल में यू नॉर्मली यूज 16x16 पैच एंड 36 बिन्स। आइडिया असल में ये है, इस हिस्टोग्राम की जो पीक बिन है दैट्स द ओरिएंटेशन ऑफ योर की पॉइंट, बट द स्टोरी डज नॉट एंड देयर। ये मैंने हिस्टोग्राम एक so I've taken this image from somewhere. So this is the histogram जिसके अंदर 36 बिन्स हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो 0 to 9 डिग्री, 10 to 19, 20 to 20, so ये 10 डिग्रीज की बिन्स हैं। यू हैव 36 बिन्स और कोई की पॉइंट था, उसके इर्द गिर्द जो 16x16 पिक्सल्स थे उनसे जो हिस्टोग्राम बना है ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड से वेट्स आने के बाद, उसमें ये विनर है, दैट्स द विनर। आप कहेंगे कि दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द की पॉइंट। सो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस की पॉइंट विल बी फ्रॉम 20 to 29। ये जो बिन बनती है उसमें से कोई एक एंगल होता होगा, लेट्स से आप मिडल वाला उठा लें, फिर 20 इसका 25 एंगल, दैट्स द ओरिएंटेशन। ठीक है, लेकिन डोंट यू थिंक कि ये वाली बिन जो है इसका भी तो रोल था। यानी उस 16x16 पैच में बहुत सारे पिक्सल्स थे जो 20 से 29 में देख रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे थे जो 300 से 309 डिग्री पे देख रहे थे। सो इसके लिए आप करेंगे क्या? आप कहेंगे मेरा जो लेट्स गो बैक की पॉइंट जिसको आप कहते हैं, उसमें मैंने कहा था कि उसकी 2D लोकेशन होगी, उसका रेजोल्यूशन होगा और उसका स्मूथिंग स्केल होगा और उसकी ओरिएंटेशन होगी। एक की पॉइंट हम बना चुके हैं, जो बिन जीती थी उस बिन के लिए हमने जो भी 2D लोकेशन है वो रखी
रेजोल्यूशन जो भी थी वो रखी, स्मूथिंग स्केल जो भी था वो रखा, और जो ओरिएंटेशन जीती है 20 से 29 वाला 25 डिग्री उसको हमने कह दिया कि इसकी ओरिएंटेशन 25 डिग्री, एक की पॉइंट बन गया। अब हम देखेंगे कि वो तमाम बिन्स जो विनर के जो वोट्स थे, विनर की जो वैल्यू थी उससे 80% और मोर जिनको वोट्स मिले, राइट। सो जो विनर को अगर इतने मिले इसको हम कहेंगे 100%। विनर्स के वोट से जिसको 80% और मोर वोट्स मिले, इट कुड बी 1, इट कुड बी मोर, हो सकते और बिन्स भी ऐसी होती, ठीक है। जिनको भी विनर के वोट से 80% वोट्स मिले, आप ये करेंगे अब कि आप एक नया की पॉइंट बनाएंगे, नया की पॉइंट, लेकिन वो की पॉइंट उसी लोकेशन पे होगा, उसी रेजोल्यूशन लेवल पे होगा, उसी स्मूथिंग स्केल पे होगा, सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन को दूसरे वन की पॉइंट बट विच मीन्स 2 की पॉइंट्स और इवन मोर। अगर वहाँ पे ज़्यादा बिन्स ऐसी हैं जो विनर के 80% वोट से ज़्यादा ले गई, तो आप उतने की पॉइंट्स नए बनाते हैं। इवन तो डिटेक्ट एक ही हुआ, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन का फैसला करना आसान नहीं है, एक कहता है ओरिएंटेशन की होगी लेकिन दूसरी बिन भी क्लेम कर रही है, तो आप 2 की पॉइंट्स बना देंगे। आप कहेंगे मैं ये लड़ाई का फैसला कैसे करूँ, तुम भी की पॉइंट हो तुम भी की पॉइंट, ठीक है। दोज 2 की पॉइंट्स शेयर एवरीथिंग अदर देन ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये है ओरिएंटेशन। और ये अब एक रिजल्ट बल्कि हमने पहले देखा था, इसमें आप वाले की पॉइंट्स बता सकते हैं जिनकी 2 ओरिएंटेशन, दिस वन एंड दिस, नहीं दिस वन एंड दिस वन, है ना। इसकी तो बड़ी अजीब है, इसकी तो बिल्कुल ऑपोजिट वाली बिन्स आ गई हैं। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। सो जहाँ भी आपको ये 2 लाइंस नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये वो ऑपरेशन हुआ था कि पीक वाला जो है वो मिला, लेकिन पीक से 80% वोट्स के थ्रेशोल्ड से ऊपर वाले भी मिल गए। तो इस तरह की पॉइंट्स आ गए। अगेन साइजेस तो बता रहे थे कि आप कौन से रेजोल्यूशन पे थे। सो ओके, सो दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ के सिफ्ट के जो की पॉइंट्स हैं वो कैसे किस किस्म के होते हैं, वो मल्टी स्केल होते हैं। हर की पॉइंट में उसकी लोकेशन होती है, उसका रेजोल्यूशन का लेवल होता है, उसकी स्मूथिंग स्केल होता है और उसकी ओरिएंटेशन। अब हम आते हैं असल चीज़ में। हाउ मच टाइम है? आधा घंटा, 5 मिनट्स आपको, मैं जल्दी से करता हूँ। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टर कि अब मैं इन की पॉइंट्स को लूँगा, एक की पॉइंट उठाऊँगा और उस की पॉइंट के इर्द गिर्द जो रीजन है उसको मैं डिस्क्राइब करूँ, और वो इस तरह की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि स्केल से फ़र्क ना पड़े, इल्यूमिनेशन से फ़र्क ना पड़े, रोटेशन से फ़र्क ना पड़े। ये तो हम कर चुके, हो गया। ओके, नाउ द डिस्क्रिप्टर के 4-5 स्टेप हैं, क्विकली कर लेते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टर पे जाएंगे, ये वो की पॉइंट पे जाएंगे, की पॉइंट के इर्द गिर्द 16x16 की विंडो उठाएंगे, ठीक। उसके अंदर हर पिक्सल पे ग्रेडियंट वेक्टर पड़ा होगा, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, हर पिक्सल पे, है ना। ये तो हम कैनी एज डिटेक्शन के टाइम से कर रहे हैं, हर पिक्सल पे ग्रेडियंट वेक्टर, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, उसका एंगल, 2 चीज़ें। ओके, हर एक में ये पड़ा। मैं ये वाली नहीं, देखिए 16 ऐसे ही बनेंगे, ये 4 है, 4 4 4, अब 16 बनेंगे, 16x16। इसकी वजह है ये जो 4x4 आपको नजर आ रहा है ना, इसकी वजह है, अभी देख लेते हैं। पर राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस होल 16x16 रीजन। ओके, ग्रेडियंट मैंने निकाला 16x16 विंडो अराउंड द की पॉइंट। उन ग्रेडियंट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गॉसियन वेट से, मैंने कन्वोल्यूशन नहीं की। कन्वोल्यूशन फर्क चीज़ है, कन्वोल्यूशन तो स्लाइडिंग डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने इस जगह पे, ये जो पॉइंट्स है ना, इस जगह पे एक गॉसियन रखा है, 2D गॉसियन, जिसकी पीक वैल्यू यहाँ पे, और जैसे जैसे इससे दूर जाता जाता तो वो ड्रॉप करता है, जिसका एक्सपोनेंशियल जो उसका तरीका होता है गॉसियन का। मिनिमम क्यों होगा? वो तो किसी और चीज़ में था, यहाँ तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इस जगह पे एक गॉसियन प्लेस करने लगा हूँ। उस गॉसियन का सेंटर चूंकि ये है, इस जगह पे गॉसियन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और जैसे जैसे मैं की पॉइंट से दूर होता जा रहा हूँ, दूर होते होते वो गॉसियन ड्रॉप करेगा,
किसी भी डायरेक्शन में दूर होता हूँ। और ये वो गॉसियन मैंने बनाया हुआ कि सेंटर में गॉसियन का वेट सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे दूर जाता जा रहा हूँ वो ड्रॉप ऑफ एक्सपोनेंशियल बेल वाला जो तरीका है। अब मैं करता क्या हूँ, मैं इन सारे जो भी ग्रेडियंट की वैल्यूज थी, चाहे वो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड है, चाहे वो ग्रेडियंट डायरेक्शन है, या इनफैक्ट मैं ग्रेडियंट वेक्टर को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ग्रेडियंट वेक्टर में दो चीज़ें पड़ी थी, इन दो चीज़ों से बाद में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बाद में आना था। मैं ग्रेडियंट वेक्टर को ही गॉसियन वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी यहाँ पे जो ग्रेडियंट वेक्टर था उसमें दो नंबर पड़े थे, उनको मैं गॉसियन वेट से मल्टीप्लाई कर दिया और वो गॉसियन वेट यहाँ पे बहुत कम होगा। सारों को मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग गॉसियन वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, हर एक को गॉसियन वेट से मल्टीप्लाई। और हुआ ये कि मेरे पास जो नेबर्स हैं उनके ग्रेडियंट्स अभी थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन जो मेरे से दूर हैं उनके ग्रेडियंट्स को ज़रा कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ओके, ये तो वही हो गया। थर्ड स्टेप, ये जो 4x4 क्वाड्रेंट्स थे आपने जहाँ सवाल किया था, ये वो 4x4 रीजन है। नाउ इट कम्स इनटू प्ले। मैं इस 16x16 के अंदर 4x4 रीजन उठाऊँ, नॉन ओवरलैपिंग। तो चूंकि यहाँ पे 16 हैं, ये 4 उठाऊंगा तो इस तरह के 4 उठाएंगे, मिलेंगे 4, 8, 12, 16। तो द फर्स्ट 4x4, इसके अंदर कितने पिक्सल हैं? 4x4 में 16 पिक्सल, यानी आई हैव 16 पिक्सल। मैं इनके लिए एक हिस्टोग्राम बनाने लगा हूँ, जिस तरह मैंने पहले ओरिएंटेशन का हिस्टोग्राम बनाया था। पहले 36 बिन्स थी, अब 8 बिन्स तक। पहले वाला हिस्टोग्राम याद है आपको? हर पिक्सल पे ग्रेडियंट की कोई डायरेक्शन थी, मैंने देखा वो डायरेक्शन किस बिन में फॉल करती है। पहले मेरे पास 36 बिन्स थी 10-10 डिग्री की, अब मेरे पास सिर्फ 8 बिन। ठीक है, 8 बिन में से जहां भी वो फॉल करता है उधर +1 करने की बजाय मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड ऐड कर, उस पिक्सल का ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वो प्लस कर। ठीक है, वही पहले की तरह, यानी मैं एक हिस्टोग्राम बनाने लगा हूँ पर इट विल बी वेटेड बाय द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और 8 बिन्स होंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने मिस कर दी, बहुत ज़रूरी क्या है, हाईलाइट इट। हाईलाइट तो शायद मैं नहीं कर सकता। Oh, I can change colors now. Okay, fine. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेरे पास एक ओवरऑल ओरिएंटेशन आई थी ना, वो किसकी थी? की पॉइंट की। इस की पॉइंट की मैंने कहा था 2D लोकेशन है, रेजोल्यूशन है, स्मूथिंग है और ओरिएंटेशन है। इसकी जो भी ओरिएंटेशन थी वो कोई ना कोई एंगल था ना, 0 से 360, जो भी कोई ना कोई उस एंगल था। यहाँ पे जो ग्रेडियंट पड़ा है ना, इन 16x16 पिक्सल्स में, यहाँ पे पहले वाले पे जो डायरेक्शन पड़ी थी, उस डायरेक्शन में से, उस ओरिएंटेशन में से मैंने की पॉइंट की जो ओरिएंटेशन है वो माइनस कर दी। ठीक है, क्यों, ये बाद में बताता हूँ। आप स्टेप समझ गए? स्टेप क्या है? इस पे कोई ना कोई थीटा पड़ा, की पॉइंट का अपना कोई थीटा है, मैंने इसके थीटा में से की पॉइंट का थीटा माइनस कर दिया। अगला पिक्सल इसकी ओरिएंटेशन में से भी इसकी ओरिएंटेशन माइनस कर दी। हर पिक्सल की जो ओरिएंटेशन थी उसमें से मैंने की पॉइंट की ओरिएंटेशन माइनस कर दी। ये जो माइनस कर दिया है मैंने, डू यू गाइस एग्री कि अब जो मेरे पास ओरिएंटेशन आ गई हैं पिक्सल पे, दे आर रिलेटिव टू कि की पॉइंट की क्या ओरिएंटेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इधर एंगल था 93 डिग्री, पहले वाले एंगल था 93 डिग्री और की पॉइंट की ओरिएंटेशन थी 90। जब माइनस करेंगे क्या आएगा? Yeah, so this हाँ, अब ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है? ये कह रहा है कि मैं आई एम जस्ट 3 डिग्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड फ्रॉम द की पॉइंट ओरिएंटेशन। यहाँ पे लेट्स से जब आप माइनस वगैरह करते थे यहाँ पे -6 आ जाता है, तो ये कहते हैं आई एम -6 रिलेटिव टू की पॉइंट। तो ये सारे रिलेटिव टू की पॉइंट अपने आप को एंगल्स दे। ठीक है, ये बहुत बहुत क्रूशियल स्टेप था, इससे सारी वो इन्वेरिएंस आनी है। लेट्स सी कैसे। ओके, मैंने वो माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद 4x4 में गया। 4x4 के जाने के बाद मैंने इन 16 नंबर्स से, 16 वेक्टर से 8 बिन्स का एक हिस्टोग्राम था। उस 8 बिन्स में मैं 16 वोट डाले, 16 पिक्सल थे ना, तो 8 बिन्स थी, उन 8 बिन्स में 16 वोट डाले। हर पिक्सल ने वोट डाला होगा। कहाँ पे डाला होगा? जहाँ पे वो बिन फॉल करती थी। और वोट क्या डाला होगा? जो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, वो प्लस 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 होता जाए। राइट।
what will this give you? I will do this for this 4x4 region, और इधर से जो हिस्टोग्राम आया उसमें कितने नंबर्स हैं? पहले 4x4 से हिस्टोग्राम आया, कितने नंबर्स हैं उसमें? नो 8। हाँ, हिस्टोग्राम की जो बिन्स हैं वो 8 थी, हर बिन में कोई वैल्यू पड़ी, हर बिन में कोई वैल्यू पड़ी। नहीं, बिन्स तो जब आपने, हाँ बिल्कुल, आपने नहीं, बिन्स तो वही रहेंगे, यानी आपके पास 360 एंगल्स थे, उन 360 एंगल्स को आपने 8 चीज़ों में डिवाइड करना। यस आफ्टर सब्ट्रैक्शन, लेकिन बिन्स तो वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 360 डिग्रीज हैं जिनको आपने 8 बिन्स में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे जहाँ मेरा पॉइंटर है, और ये 45 डिग्रीज की बिन्स होंगी, 45, 90 व्हाटएवर 360 तक चला जाएगा। इन बिन्स में मैं ये सब्ट्रैक्टेड जो एंगल्स हैं उनको असाइन करता जाऊँगा, मेरे पास हिस्टोग्राम आ जाएगा। हिस्टोग्राम में कितने नंबर होंगे? 8, क्योंकि हर बिन के वोट्स पड़े उसमें। ओके, यहाँ से 4x4 रीजन से एक हिस्टोग्राम आ गया मेरे पास 8 नंबर का, क्योंकि अगला 4x4 रीजन आएगा, इधर से भी हिस्टोग्राम आएगा 8 नंबर्स वाला। टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे? हाउ मेनी रीजन्स डू आई हैव? 4x4 वाले कितने रीजन हैं टोटल? यहाँ 16 रीजन है मेरे पास, 4x4 के 4 इस तरह 4 इस तरह, 4x4 के 16 रीजन हैं। हर रीजन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूजिंग 8 नंबर्स। आई हैव 128 नंबर्स इन ऑल। ये मेरे पास, मैं कहूँगा कि इन सारों को कंकैटिनेट कर देता हूँ, सारे हिस्टोग्राम्स के जो 8 8 8 8 8 नंबर्स थे, मैंने इनको कंकैटिनेट कर दिया, 128 नंबर्स आ गए। एक अरे से भी आगे चलते हैं, अब मैं लीनियर अलजेब्रा में आ जाता हूँ, मैं इसको वेक्टर कहता हूँ। मेरे ये जो कंकैटिनेटेड जो मेरे हिस्टोग्राम्स हैं, 128 इसमें नंबर्स पड़े, आई विल कॉल दिस अ वेक्टर जिसमें 128 नंबर्स पड़े। इस वेक्टर को अब मैं नॉर्मलाइज करता हूँ। व्हाट डज दैट मीन? वेक्टर को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? यू हैव वेक्टर वी, नो, वो स्टैंडर्डाइज की तरफ आप जाने लगी, वो भी पूरी नहीं हुई। नॉर्मलाइज वेक्टर को कैसे करते हैं? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, उसकी लेंथ 1 बनानी है, उसका मैग्नीट्यूड 1 बना लेना है, और उसको बनाने का तरीका ये है कि आप डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। तो आप वेक्टर को लें, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, नॉर्म, और ये स्केलर वैल्यू है, नॉर्म इज जस्ट द नंबर, इज स्केलर वैल्यू, उस स्केलर वैल्यू से डिवाइड करें, ठीक है? ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्टिंग वेक्टर है, अगर मैं इसको u कह दूं, u की लेंथ 1 गारंटी, इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो मैंने बस हिस्टोग्राम्स को कंकैटिनेट किया, उनको नॉर्मलाइज किया, नॉर्म 1 कर दिया, यूनिट वेक्टर बन गया। लास्ट स्टेप, उस वेक्टर में जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, इस वेक्टर में 128 नंबर्स पड़े। उन 128 नंबर्स में वो नंबर जो ज़रा बड़े हैं, बड़े का उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एम्पिरिकली उसने, यानी इसकी थ्योरेटिकल शायद जस्टिफिकेशन नहीं है, इसकी कई चीज़ों की थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये काफ़ी एम्पिरिकल किस्म का पेपर था कि उसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, एंड दिस इज व्हाट वर्क बेस्ट इन मोस्ट केसेस, ठीक है? तो लास्ट स्टेप ये है कि हिस्टोग्राम कंकैटिनेटेड यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर में 128 नंबर्स हैं, हर नंबर को मैं जाके देख रहा हूँ, जो नंबर्स 0.2 से बड़े हैं उनको मैं 0.2 पे क्लिप कर देता हूँ। अगर वो 0.23 था मैं 0.2 कहूँगा, अगर वो नंबर 269 था मैं उसको 0.2 कहूँगा, अगर वो जो भी था नंबर 0.2 से अगर बड़ा है मैं उसको 0.2 पे क्लिप कर दूंगा। गले काट दिए, घास काट दी मैंने उसके, सब बराबर नहीं, जो ज़्यादा बड़े थे उनको बराबर कर दिया है 0.2 पे, जो छोटे थे वो वैसे। मेरे पास जो 128 नंबर्स का वेक्टर आ गया था, उसको मैंने यूनिट वेक्टर बनाया था। उस यूनिट वेक्टर के अंदर वो वाली जगह जहाँ पे वैल्यू 0.2 से बड़ी थी उनको मैंने 0.2 कर दिया, जो छोटी थी उनको रहने दिया जैसी वो थी। मैंने बस ये कहा कि मेरे वेक्टर में कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। नहीं, यूनिट वेक्टर, लेकिन उसमें चूंकि हिस्टोग्राम्स से पॉजिटिव नंबर्स थे इसलिए 1 होना चाहिए। सिर्फ यूनिट वेक्टर का मतलब नहीं है कि उसमें लेसन 1 होना चाहिए। एक सेकंड, अगर यूनिट वेक्टर है तो क्या उसमें लेसन 1 नेसेसरी है? मेरे ख्याल में नेसेसरी है, क्या है नेसेसरी होगा। तो आपका क्या सवाल है? हाँ, मैंने एग्जांपल वैसे ही दे दी, मैं ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया।
all values are going to be लेस दैन 1 फॉर श्योर। और लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई वैल्यू 0.2 से बड़ी है उसको ये फ्लिप कर दें, ठीक है जी। हाँ हाँ, फ्लिप करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली 1 से कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर यू रीनॉर्मलाइज इट। इस 0.2 फ्लिप करने के बाद मैग्नीट्यूड 1 से कम हो जाएगा डेफिनेटली, तो आप रीनॉर्मलाइज करते हैं कि आपको फिर एक नया वेक्टर आ गया, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वो फिर से यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये जो फाइनल स्टेप था, फ्लिप एंड रीनॉर्मलाइज, दिस गिव्स यू 128 नंबर्स। दीज नंबर्स आर योर इमेज डिस्क्रिप्टर। ये इस की पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, इस की पॉइंट के 16 बाई 16 वाली जगह को देखते हैं और इस की पॉइंट के लिए 128 नंबर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज 128 नंबर्स रिप्रेजेंट दिस की पॉइंट और द रीजन अराउंड दिस की पॉइंट। ये आप एक इमेज में भी आ जाएंगे, दूसरी इमेज में भी आ जाएंगे। नाउ यू कैन कंपेयर दीज वेक्टर्स, वो वाले वेक्टर्स जो जिनका डिस्टेंस बहुत कम है या जिनकी कोसाइन सिमिलैरिटी, हमने शायद बैकग्राउंड मैथ में किया था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सिमिलर वेक्टर्स का एंगल 0 होगा, जो नहीं सिमिलर होंगे उनका 90 डिग्री होगा। रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सारे। तो या यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लें, दो वेक्टर्स में से कॉरस्पॉन्डिंग जगहों को माइनस करें, सम स्क्वायर डिस्टेंस। तो वेक्टर्स को कंपेयर करने के तो बहुत तरीके होते होंगे, ठीक है। पॉइंट इज कि आपके पास इमेज में जो पिक्सल्स पड़े होते थे, नाउ यू हैव चेंज्ड एवरीथिंग इनटू वेक्टर्स एंड यू ब्रॉट मैथमेटिक्स इनटू प्ले, यू ब्रॉट लीनियर अलजेब्रा इनटू प्ले। आप कंपैरिजंस कर सकते हैं। सो एक इमेज और दूसरी इमेज में कोई दो इंटरेस्ट पॉइंट आ गए, इसमें कोई एक इंटरेस्ट पॉइंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट पॉइंट है, आपने कंपेयर किए उन दोनों 128 डिमेंशनल वेक्टर्स कंपेयर किए। अगर वो बहुत कम डिस्टेंस आ गया तो आप कहेंगे ये वाला इंटरेस्ट पॉइंट और ये वाला इंटरेस्ट पॉइंट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। Yes, it represents this 16 by 16 region around a key point, and it represents it in a rotation invariant way. रीनॉर्मलाइजेशन इसलिए कि मेरे पास यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स में ये कि डॉट प्रोडक्ट आप ले लें और वो एंगल मिल जाता है उससे। आपको दोबारा टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको उनको पहले ना नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो ये रीनॉर्मलाइज का है कि इंश्योर हो जाता है कि अगर सिफ्ट का वेक्टर आया तो नॉर्मलाइज दिया। You're always dealing with normalized factors. It's convenient. उसी की बात है, renormalization. Renormalization is normalization, right? 0.2 मुझे भी clear नहीं है. It does give some sort of invariance. मैं कुछ गलत ना कहता. So I would refer you to David Doe's paper जो मैंने शुरू में cite किया था. तो हैव अ लुक एट दैट पेपर के 0.2 की एग्जैक्ट वजह क्या थी। मुझे लगता है कुछ इल्यूमिनेशन वेरिएंस का इससे के ताल्लुक था। आई एम नॉट श्योर, मैं कुछ गलत ना कहूँ। हैव अ लुक एट दैट पेपर, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास एक तरीका आ गया है जिससे हम किसी भी इमेज के अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं, जो की पॉइंट डिटेक्शन का इसका तरीका था। अगर आपने वो नहीं यूज़ करना तो आप इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कोऑर्डिनेट डिटेक्शन वाले तरीकों से ले आए, वो तो आ गए, कहीं किसी भी तरीके से इंटरेस्ट पॉइंट्स आ गए, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स या की पॉइंट्स। और हर पॉइंट का जैसे भी वो आया है उसको डिस्क्राइब करने का एक रीजन आ गया हमारे पास, तरीका आ गया हमारे पास, ठीक है। 128 डिमेंशनल वेक्टर से हर पॉइंट अब रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ लेट्स सी के फायदा क्या होगा। फायदे से पहले हम ये देख लें कि ये जो सिफ्ट का डिस्क्रिप्टर है ना, जो 128 नंबर्स आते हैं, दिस इज हाईली रोबस्ट टू चेंजेस इन स्केल। यानी एक ही इमेज है, उसी का स्केल्ड वर्जन, और उस पर किसी एक पॉइंट उठाते हैं, उसके जो 128 नंबर्स आएंगे वर्सेस स्केल्ड वाली इमेज में सेम जगह पे जो नंबर्स आएंगे 128 वेरी सिमिलर, इसलिए इसको स्केल इनवेरिएंट कहते हैं। और इन चीज़ों से पहले ये स्केल वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम, इंसान कर लेते थे कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स थे, कंप्यूटर विजन के रिजल्ट्स, बिफोर ऑल दिस स्केल स्पेस स्टफ एंड स्केल इनवेरिएंट चीज़ें, इट वाज अ डिजास्टर। आई मीन कोई भी कहता था यार कंप्यूटर से तो ये नहीं हो रहा, ऑब्वियसली सेम इमेजेस, तो ये स्केल इनवेरिएंस अचीव होती है इससे। व्यू पॉइंट इनवेरिएंस भी अचीव होती है। ये जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की बिल्कुल ऑर्थोगोनल 90 डिग्री से तस्वीर खींचूं सामने से, जिस तरह आप लोग सामने बैठे हैं, यहाँ से तस्वीर खींचें इस व्हाइट बोर्ड की और एक तस्वीर इधर से खींचें ये दीवार के साथ, सो काफ़ी एंगल है, राइट, मे बी 50 डिग्रीज एंगल में भी, ठीक है। ये जो दो तस्वीरें आएंगी व्हाइट बोर्ड की, इनके अंदर भी सिफ्ट डिस्क्रिप्टर्स बहुत अच्छे मैच करते हैं। इतनी ज़्यादा रोटेशन के बावजूद सिफ्ट के जो डिस्क्रिप्टर्स आएंगे दोनों इमेज के कॉरस्पॉन्ड वो बहुत सिमिलर आते हैं। तो इवन व्यू पॉइंट इनवेरिएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
इल्यूमिनेशन इन्वेरियंस बहुत ज़्यादा है। इल्यूमिनेशन ओके, इतनी ज़्यादा भी है कि आप डे वर्सेस नाइट की इमेज भी ले आए ना, या वेरी ब्राइट वर्सेस समवॉट डार्क इमेज ले आए, तो वो भी ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, मैच कर जाते हैं। इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी एफिशिएंट, रियल टाइम चल जाता है, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज कि उसने पेटेंट करा लिया, पब्लिश नहीं हो रहा था, कई साल पब्लिश ही नहीं हो पाया वो काम। यानी आप लोगों को हिम्मत करनी चाहिए कि इतना ज़बरदस्त काम भी कई साल पब्लिश ही नहीं हुआ, रिजेक्ट होता है। और तो हो ही नहीं रहा था पब्लिश, उसने कहा चलो फिर मैं पेटेंट करवा लेता हूँ इसको, कमर्शियली पेटेंट और इस तरह की चीज़ों में लग गया वो। सो पेटेंट होने का नुकसान ये है कि अगर आप कोई कमर्शियली कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं, तो यू कांट यूज़ स्विफ्ट विदाउट देयर परमिशन और विदाउट पेइंग मनी टू डेविड लो या उसकी जो यूनिवर्सिटी थी, इससे ब्रिटिश कोलंबिया शायद। एक और ऑल्टरनेटिव है सर्फ, पहले ये फ्री था, अब आई थिंक ये भी पेटेंट हो गया है। तो लेकिन और ऑल्टरनेटिव्स भी, देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, लेकिन स्विफ्ट इज व्हाट स्टार्टेड दिस होल थिंग। ये बाकी जितने भी हैं ये स्विफ्ट की कोई वेरिएशन है, कोई तेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल सर्फ जो है वो ज़्यादा तेज़ है लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है, स्विफ्ट इज मोर एक्यूरेट, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ओपन सीवी की एक अगर आप ओपन सीवी में भी ये आपकी प्रेजेंटेशन में आप शायद ये सीखें, इफ़ यू इंस्टॉल ओपन सीवी, नॉर्मल ओपन सीवी, उसमें सिर्फ नहीं होगा, बट इफ़ यू इंस्टॉल इन एडिशन टू नॉर्मल ओपन सीवी, इफ़ यू इंस्टॉल या इन एडिशन या इवन अलोन, देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपन सीवी कंट्रिब। वो है कि ओपन सीवी लेकिन जिसके अंदर लोगों के कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल्स भी हैं, उसके अंदर फिर ये इम्प्लीमेंटेशन मिल जाती है। एक टाइम पे मिलती थी, मैं रिसेंटली मुझे नहीं पता उससे भी हट ना गई हूँ बिकॉज ऑफ पेटेंट, आई डोंट नो, पर एक टाइम पे डेफिनेटली इसकी वो कुछ तो होगी, तो ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आई थिंक द लास्ट थिंग वी डू, आपके पास दो इमेजेस हैं। पहली इमेज, इनका इमेजेस का साइज फ़र्क हो सकता है, ठीक है। एक इमेज जो है आपने अपने कैमरे से खींच ली बोर्ड की, एक उन्होंने अपने कैमरे से खींच ली दूसरे एंगल से, साइजेस भी फ़र्क हैं, एंगल भी फ़र्क है, इल्यूमिनेशन भी फ़र्क है वगैरह सब कुछ। तो दो इमेजेस हैं, तो कॉमन सीन की हैं लेकिन फ़र्क इमेजेस, स्केल भी फ़र्क हो सकता है, रोटेशन सब कुछ। मैंने अब देखना है कि इफ़रान की इमेज और एमन की इमेज, आपकी इमेज जो है ये सेम इमेजेस थी या फ़र्क इमेजेस थी, मैंने ये चेक किया, या इनमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालने हैं, कौन से कॉमन पॉइंट्स। मैं करूँगा ये, एक तरीका ये है ब्रूट फोर्स सर्च। मैं इफ़रान की इमेज लूँगा, इसमें की पॉइंट्स डिटेक्ट करूँगा, हर की पॉइंट का सिर्फ डिस्क्रिप्टर कंप्यूट कर दूँगा, राइट। एवरी की पॉइंट इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय 128 नंबर्स। अगर 100 की पॉइंट्स थे, हर की पॉइंट 128 नंबर्स, 128। फिर मैं इमन की इमेज पे जाऊँगा, इनके की पॉइंट्स निकालूंगा, लेट्स से इनके की पॉइंट्स आ जाते हैं 50, ठीक है। इनके की पॉइंट्स पे भी सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स निकाल लूँगा, हर एक 128 में। नाउ आई हैव टू मैच ब्रूट फोर्स सर्च। ये कहती है आपका मैं लूप लगाऊंगा हर की पॉइंट, बट फॉर योर फर्स्ट की पॉइंट या फॉर योर ith की पॉइंट, इनके सारे की पॉइंट्स पे लूप लगाऊंगा। इनके 50 की पॉइंट्स के साथ में बारी बारी इसका डिस्टेंस निकालूंगा, बारी बारी सबके साथ डिस्टेंस निकालूंगा। और डिस्टेंस क्या हो सकता है, आई हैव 128 नंबर्स हियर, 128 नंबर्स देयर, मैं सम स्क्वायर डिस्टेंस क्यों ना निकालूं। यूक्लिडियन डिस्टेंस किसे कहते थे, स्क्वायर यूक्लिडियन डिस्टेंस, कि 128 नंबर्स का वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया, स्क्वायर किया, सम किया, एक नंबर आ गया। अगर ये नंबर 0 के करीब आया, व्हाट डज दैट मीन, कि आपका ith की पॉइंट का डिस्क्रिप्टर इनके jth की पॉइंट के डिस्क्रिप्टर से इतना सिमिलर, ठीक है। मैं सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस कंप्यूट कर सकता हूँ, वन ऑप्शन। मैं सम ऑफ एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस कंप्यूट कर सकता हूँ, जिसमें मैं आपकी वाली वैल्यू को a कह दूँ, इनकी वैल्यू b कह सो a माइनस b, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉट स्क्वायर। हाँ, साइन उसका साइन, बस उसको पॉजिटिव कर रहा हूँ, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर रहा हूँ, a माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू और इनका साइन, दैट्स वन मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आई नो कि यूनिट वेक्टर्स, आई नो कि यूनिट वेक्टर्स शिफ्ट है, तो हमने पहले ही देख लिया कि किधर जा रहा है, वी नो के एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यार मैं फॉर्मूला गलत ना कर दूं, cos थीटा इज इक्वल टू द, क्या था कोसाइन वाला, हाँ u डॉट v, आई थिंक ये दैट्स इट,
क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। सो डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स कोसाइन ऑफ थीटा। असल में तो था ये, मैं पूरी बात लिखता हूँ, असल में तो ये था। इसको यूनिट वेक्टर बनाएं, v को यूनिट वेक्टर बनाएं, डॉट प्रोडक्ट लें। ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कॉस थीटा के बराबर आती है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स कॉस थीटा के बराबर है। थीटा क्या है? उन दो वेक्टर्स का एंगल। बट फॉर स्विफ्ट आई नो कि वो यूनिट वेक्टर है, तो मुझे ये वाला जो काम था ना, डिवाइडेड बाय नॉर्म, ये करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल। आपका वेक्टर लिया, इनका वेक्टर लिया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, एक स्केलर वैल्यू आई डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है, उसको कोसाइन में से गुजारा, दैट्स द एंगल। अब एंगल से मुझे कैसे पता लगेगा कि सिमिलर है कि नहीं? If the angle is close to 0, they're similar. If the angle is close to 90, they're not similar. If the angle is close to 180, they're similar but in the opposite direction, and so on. ठीक है, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। कई तरीके हैं वेक्टर्स को कंपेयर करने के। इंपॉर्टेंट चीज जिसने अपने पेपर में बताई, बड़ी अच्छी चीज बताई, आपका आयत डिस्क्रिप्टर इनके jth डिस्क्रिप्टर के साथ, तो आपने आपका आयत का इनके 50 डिस्क्रिप्टर्स थे, आपने सारों के साथ कोई डिस्टेंस निकाला और आपने कहा कि जो सबसे करीब तरीन मेरा था ना, वो ये 17th डिस्क्रिप्टर था। मेरे आयत डिस्क्रिप्टर से जो सबसे करीब तरीन था वो इनका 17th डिस्क्रिप्टर था। ठीक है, आप कहेंगे मैच मुझे मिल गया। ये कहता है एक और काम करें, ऐसा करें कि ये क्लोसेस्ट तो आपने उठा लिया है, आप जो सेकंड क्लोसेस्ट डिस्टेंस है ना वो भी लेके आए। ठीक है, सेकंड क्लोसेस्ट 17 वाला था, सेकंड क्लोसेस्ट से 43 था। 17 के साथ जो आपका डिस्टेंस है ये भी ले आए, 43 के साथ जो आपका डिस्टेंस है वो भी ले आए। अगर ये डिस्टेंसेस करीब है, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि आपका जो आयत है वो किसके साथ मैच किया है, 17 के साथ या 43 के साथ? दोनों के साथ हो सकता है कि करीब थे डिस्टेंस। जीतेगा तो 17, लेकिन 43 भी करीब वर्सेस अनदर केस 17 के साथ आया डिस्टेंस 43 सेकंड था, 43 के साथ जो डिस्टेंस है वो 17 वाले डिस्टेंस से बहुत बड़ा है। नाउ हु इज द क्लियर विनर? 17 विनर था पहले, 43 सेकंड क्लोसेस्ट था, लेकिन जो 17 का डिस्टेंस था मेरे साथ, वो जो भी था 43 का डिस्टेंस मेरे साथ जरा ज़्यादा था, 17 वाले डिस्टेंस से जरा बहुत ज़्यादा था वो सेकंड, लेकिन सिग्निफिकेंटली दूर। नाउ यू हैव अ क्लियर विनर। ये इशू है, करीब है, वो भी करीब है, यानी देयर सम एम्बिग्युइटी। नाउ यू हैव अ क्लियर विनर। तो अगर आप क्लियर अनएम्बिगुअस कॉरेस्पॉन्डेंसेस चाहते हैं, इस इनके आयत इंटरेस्ट पॉइंट को चाहिए था, यार मुझे बताओ मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है। अभी कंफ्यूजन थी, 17 भी हो सकता है, 43 भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर 43 सिग्निफिकेंटली दूर है, 17 बिकम्स द क्लियर विनर और आपके आयत वाले को क्लियर एक कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाता है। तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँ? आप क्या चाहते हैं हम सेम की कोई गारंटी नहीं है। आयत इमेज पे शिफ्ट लगा है, आपकी इमेज पे कोई कॉर्नर ट्रैक्शन लगी है, उधर से 50 आ गए, इधर से 100 आ गए, क्या करेंगे? दैट डजंट मैटर, और वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। वहाँ से आई इतनी है, वहाँ से आई इतनी है, कैन डू एनीथिंग। सो इनका ना जो आखिरी चीज़ है लो के एल्गोरिथम में इमेजेस को मैच करने की, वो ये रेशो टेस्ट कि इनके जो आयत वाले को मैं कहूँगा कि 17 तुम्हारे साथ मैच कर गया है, ये तब कहूँगा जब सेकंड क्लोसेस्ट जो है ना इट इज सिग्निफिकेंटली फार अवे। लेकिन अगर सेकंड क्लोसेस्ट का डिस्टेंस फर्स्ट वाले के डिस्टेंस के करीब करीब आ जाए, थोड़ा से दूर, तो मैं कहूँगा नहीं भाई नहीं हुआ मैच। ठीक है, सो दिस विल प्रोड्यूस मैचेस दैट आर नॉट एम्बिगुअस। मैं सिर्फ आपको क्लियर मैचेस दूँ। हाँ, सो उसका उन्होंने कहा है कि जो तरीका ये है, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस यानी 17 के साथ शुड बी लेस देन k टाइम्स द सेकंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस 43 के साथ, एंड k could be any number between 0 to 1. Let's say k is 0.5. That would mean
कि मैं तब कहूँगा कि हाँ मैच हो गया है अगर क्लोसेस्ट के साथ डिस्टेंस सेकंड क्लोसेस्ट के साथ डिस्टेंस के आधे से कम है। अगर उसका डिस्टेंस मेरे से 100 आ जाता तो क्लोसेस्ट का डिस्टेंस 50 से भी कम है, फिर मैं कहूँगा है, वरना नहीं कहूँगा, वरना मैं कहूँगा नहीं मैच नहीं। सो अनएम्बिगुअस मैचेस चाहिए, एम्बिगुअस मैचेस को मैं नहीं आता। सो दैट्स अ रियली वंडरफुल थिंग टू हैव। अब लगता है कि ऑब्वियसली ऐसे ही देखना चाहिए चीज़ें, लेकिन जब तक किसी ने नहीं सोचा होता, किसी ने नहीं बताया होता, तब तक हमारे जहन में नहीं आती चीज़ें। सो इट्स ब्यूटीफुल, यानी ये जो चीज़ें हम सारी सीखते जा रहे हैं ना, स्ट्रक्चर टेंसर क्या है, डिटर्मिनेंट का फ़ायदा, डिटर्मिनेंट किस तरह एक्सप्लॉइट किया उन लोगों ने, और आइगन वैल्यू से किस तरह बचे, कन्वोल्यूशन में सेपरेबिलिटी होती है, कन्वोल्यूशन में किस तरह वो करते हैं, ऑपरेशंस को कम कर लेते हैं। तो इस तरह की जो ट्रिक्स है ना, ये आपकी साइकी में घुस जाए, आपके दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ यू, कि देयर इज ऑलवेज सम ट्रिक और यू शुड लुक फॉर दीस ट्रिक्स ऑलवेज। इसी तरह जिस तरह ये रेशियो है, इसमें तो खैर जेम्स है, ये तो पूरा पेपर जेम्स से भरा हुआ। सबसे एक अच्छी बात जो उन्होंने मेन ओरिएंटेशन जो थी उससे माइनस कर दिया, उससे उस आइडेंट वैसे बताया नहीं, उससे होगा ये कि अब जो डिस्क्रिप्टिव बनेगा वो रोटेशन इनवेरिएंट है, यानी आपके जो 128 नंबर्स आ रहे हैं वो हिस्टोग्राम से आ रहे हैं, वो हिस्टोग्राम्स इन ओरिएंटेशन से आ रहे हैं, ये ओरिएंटेशन में से मेन ओरिएंटेशन माइनस हुई थी, यानी एवरीथिंग वाज रिलेटिव टू द मेन ओरिएंटेशन, व्हिच टेल्स यू अगर पहली इमेज में एक पॉइंट रीजन ऐसे नजर आ रहा है सीधा, उसकी मेन ओरिएंटेशन सीधी थी, आपने उसके रिलेटिव वो 128 नंबर बनाए। दूसरी इमेज में वही रीजन अगर ऐसे 73 डिग्री रोटेट हो रहा है, उसकी मेन ओरिएंटेशन की 73 डिग्री रोटेट होगी, और उसके जो 128 नंबर्स आएंगे वो रिलेटिव टू मेन ओरिएंटेशन आएंगे, दे विल बी एग्जैक्टली सेम एज द अदर, राइट। तो जो रोटेशन इन वेरियस थी वो ओरिएंटेशन माइनस करने की वजह से, दैट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ट्रिक, ठीक है, जिसने कंप्यूटर विजन की एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें आप, यानी इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप भले कंप्यूटर विजन में ना भी रहें, पर इस तरह की जो ट्रिक्स हैं they can probably come in handy in many other fields. You never know, वो तो आपको imagination और creativity आपकी होनी चाहिए। ओके, बस ये खत्म है, एग्जांपल दिखा दूँ। पहली इमेज थी, दूसरी इमेज उसी का एक ब्लर्ड वर्जन था, पर रियली ब्लर्ड वर्जन। मैंने जब तस्वीर खींची तो मेरा कैमरा हिल रहा था, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स निकाले पहली इमेज के, सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स निकाले सेकेंड इमेज के, की पॉइंट्स निकले बहुत थोड़े, और या प्रॉब्लम मैंने वो दिखाए जो मैच कर दी। सो अगर बच्चे की मुंह के ऊपर ये येलो पॉइंट है, राइट, there's this key point at his mouth and very close, I think मुंह पे आ गया होगा, तो ये सही मैच कर गया। गो टू बेड जी के इधर था, लेकिन यहाँ ओ पे आ गया है, सो नहीं इतना अच्छा नहीं किया, पर इट्स नॉट टू बैड, ठीक है, एंड सो ऑन। ये अगर तो हाँ, if the problem that you're trying to solve is are these two images the same, तो फिर तो आप कहेंगे अच्छा कितने मैच किए। if the problem that you're trying to solve is कि अच्छा ये एक इमेज है और ये दूसरी इमेज है, इनमें सिर्फ मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स दे दो, मुझे ये नहीं देखना कि ये सेम इमेज है या नहीं, मेरे पास ये देखना है इनमें कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से। ये एज वी गो अलॉन्ग द कोर्स, दिस कॉरस्पॉन्डेंस वाली प्रॉब्लम के आपको बहुत सारी एप्लीकेशन नजर आएंगे। इट विल बिकम रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक इमेज और दूसरी इमेज में कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। सारी 3D कंप्यूटर विजन जो है, ऑगमेंटेड रियलिटी की मैंने एग्जांपल दी थी पहले लेक्चर में, तो 3 dimensional computer vision really depends on, even a lot of 2 dimensional computer vision depends on corresponding points. So एक ये एग्जांपल हो गई, ये है असल जो मैं दिखाना चाह रहा था, बट आई डोंट नो हाउ आई मेस्ड अप। इसमें पहली इमेज ऐसे है, दूसरी इमेज उसका रोटेटेड वर्जन, रोटेटेड भी है लेकिन इमेज भी फर्क है, यानी मैंने इस इमेज को रोटेट नहीं किया, मैंने बुक को रोटेट किया और फिर तस्वीर खींची। दीज आर 2 डिफरेंट फोटोग्राफ्स, एक में पूरी बुक नजर आ रही है, एक में पूरी नहीं नजर आ रही। और इस केस में भी यार ये जल्दी में तो आप नहीं करेंगे, पर अगर आप स्लाइड घर जाके स्लाइड्स को गौर से देखें, जूम करके देखें, तो कॉरस्पॉन्डेंसेज आर ऑलमोस्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, हार्डली आपको कोई गलती मिलेगी, हार्डली आपको कोई गलती मिलेगी। सो द सिफ्ट डिस्क्रिप्टर्स वर सो इनवेरिएंट टू रोटेशन, ट्रांसलेशन, एंगल चेंजेस, कि वो 128 वाले जो नंबर्स आते थे एक वाली में और दूसरी वाली में इतने सिमिलर आते थे कि सबसे अच्छा मैच है, सही। That's the last example. इसमें क्या था, इसमें स्केल चेंज है, तो हाँ इसमें सिर्फ स्केल चेंज है। उस वाले में मैं आइसोलेट करना चाह रहा था कि रोटेशन का केस नज़र आ जाए,
ब्लर का केस नज़र आ गया, ब्लर में इतना अच्छा नहीं चला वैसे, ब्लर में इवन ह्यूमन भी शायद पता नहीं सही जगह पे पहुंचता नहीं पहुंचता, ह्यूमन के भी मुश्किल होता है, पर रोटेशन में अच्छा चला, स्केल भी अच्छा चला, स्केल में ऑफ कोर्स कुछ आउटलायर्स आ रहे हैं, कुछ आउटलायर्स आए हैं, लेकिन in the coming lectures we will also learn कि ये जो आउटलायर्स आए हैं they can really mess up everything. So और कंप्यूटर विजन में they will always be outliers, always. तो it's very important to know कि आउटलायर्स की प्रेजेंस में आपने सही रिजल्ट तक कैसे पहुंचना, how to be robust to outliers. ये आई थिंक हम अगला लेक्चर उससे maybe in 2-3 लेक्चर शायद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे how to deal with outliers. ठीक है, so that's image descriptors for SIFT. ठीक है जी, शुक्रिया जी। कोई सवाल है तो जी जी। ओके, कोई की पॉइंट की लोकेशन बता दें आप, कोई ऐसी 10,15 सही। व्हाट इफ आई चेंज इट, ज़बरदस्ती मैं उसे कहूँ नहीं, मैं उसको 10.5, 15.5 कहूँ, वो किसी सेंटर में आ जाए, आ गया। हाँ, जो की पॉइंट की लोकेशन है ना, जब हम जब कहते हैं पिक्सल तो वो डिस्क्रीट है और इंटीजर है, हम पिक्सल कहते हैं इंटीजर। की पॉइंट की जो लोकेशन है, जब तक हम काम कर रहे हैं, सब मैथमेटिकल हो रहा है काम, वो हमारे लिए इट कैन रिमेन की पॉइंट की जो पहले भी ट्राई किया था कोई और, की पॉइंट की जो लोकेशन है वो मेरे लिए कंटिन्यूस वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो की पॉइंट की लोकेशन पे इर्द गिर्द चीज़ें रखता हूँ। की पॉइंट से तो मैंने कुछ उठाया नहीं कभी, ओके, की पॉइंट से मैंने कभी कुछ नहीं उठाया। की पॉइंट मैंने कहा कि इसकी कोई लोकेशन होती होगी, उसकी कोई ओरिएंटेशन होती होगी, जब मैं चीज़ें उठाता हूँ इमेज से, वो 16x16 में उठाता हूँ, वो पिक्सल होता है, इट्स अ वर्चुअल थिंग। हैविंग सेड दैट, की पॉइंट की लोकेशन ना मैंने जिस तरह से वो कंप्यूट करवाई, वो लगता है ऐसे ही है कि ये तो इंटीजर ही आती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इंटीजर ही आती है, पिक्सल ही आता था ना की पॉइंट। मैंने एक पार्ट पूरा मिस कर दिया इसके अंदर, नहीं पढ़ाया, जिसमें ये की पॉइंट की लोकेशन को, ओरिजिनल जो पेपर था, वो की पॉइंट की लोकेशन को रिफाइन करते हैं प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द रीजन कि जिस तरह से हम चल रहे हैं वो तो पिक्सल आ जाए, इंटीजर आ जाए। वो कहता है कि ये ज़रूरी है कि हम क्यों अपने आप को कंस्ट्रेन करें कि की पॉइंट जो है वो पिक्सल आना चाहिए, वो फ्लोटिंग पॉइंट आ सकता है, कंटिन्यूस चीज़ आ सकती है, पिक्सल के बीच वाली कोई जगह भी आ सकती है। तो वो मैं डिटेल में जाता, पर वो टेलर सीरीज लगाते हैं, वो टेलर सीरीज लगा के की पॉइंट की लोकेशन को रिफाइन करते हैं और वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की जगह आ सकती है। और उसके बाद उसको फिर भी राउंड कर सकते हैं, इंटीजर तक जाना, इंटीजर तक आ जाए। अगर आपने 0.5 तक पहुँचना है कि हम बिल्कुल पिक्सल के सेंटर में हों, वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं राउंड करके, या ज़बरदस्ती भी लेके जा सकते हैं। तो ये सो डोंट वरी कि ये तो इम्प्लीमेंटेशन में मसला हो जाएगा, वो 16x16 रखेंगे कैसे, वो तो इवन हो ही नहीं सकता अगर ये सेंटर में सो ऑन, तो वो हैंडल, वो इम्प्लीमेंटेशन में हैंडल कर ली जाती है। ठीक है, चलें।